आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करने वाला हूं ना, सच में वो स्टोरी आपका दिल दहला कर रख देगी। जिस स्टोरी के बारे में आज जिस विक्टिम के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उसका नाम है साशा शमसुद्दीन, जिसे उसी के अपार्टमेंट के अंदर बड़ी ही बेरहमी से गला घोट कर मार दिया गया। वैसे तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, होटल की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा मौजूद थी और तो और जो उसके रूम का डोर लॉक था वो काफी ही ज्यादा एडवांस था, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी के नंबर से खुला करता था जो लोग साशा जानते थे। लेकिन फिर भी कैसे साशा को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। और उसका मर्डरर कौन था, ऐसा किसने किया था, क्यों किया था, किस वजह से किया था, आज सब कुछ जानेंगे आज की स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और हाँ, साथ ही साथ कमेंट में पिक मी और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको इस स्टोरी के बारे में पता था तो और क्या क्या ऐसी जानकारी थी जो मैं इस स्टोरी में नहीं बता पाया। प्लीज मुझे आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं साशा शमसुद्दीन की स्टोरी को शुरू करूं, लेकिन उससे पहले जरा आप एक बार ये सीसीटीवी फुटेज को देख लीजिए, जिसमें वो एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ अपने होटल के अंदर आती है। साशा शमसुद्दीन, जो कि सिर्फ 27 साल की थी, इस टाइम पर वो सेंट्रल फ्लोरिडा में रह रही थी और वो अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करके सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कर रही थी। उसके जो काम करने का तरीका था वो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था और यही कारण था कि काफी सारी कंपनीज इसके पास आती हैं, इससे मिलती हैं और इसे ऑफर्स देती हैं कि तुमने काफी ही ज्यादा कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा हो चुका है, अब तुम हमारे पास आओ और हमारे लिए काम करो। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि साशा कितने कम टाइम में कितनी ही ज्यादा नॉलेजेबल हो चुकी थी। बहुत ही ज्यादा कंपनीज के इसके पास ऑफर आते रहे कि आप हमारे साथ काम कीजिए और इसी तरह वो एक कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट साइन भी कर लेती है। वो उस कंपनी के लिए काम करती रही लगभग 2 साल तक। वो उस कंपनी के साथ काफी ज्यादा एक्सपर्ट मेंबरशिप में आ चुकी थी, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हैं। Hey guys, I'm Sasha from 407apartments.com and I'm also this year's AAGO Education Chair. I'd like to invite all of you guys out to Lisapalooza. I've attended the past 2 years of Lisapalooza and let me tell you, it's a great event. अभी तक साशा अपने घर पर ही रह रही थी, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता रहा वो थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि वो फ्लोरिडा के उसी अपनी कंपनी के पास रहना शुरू कर दे तो वो जल्द से जल्द अपनी कंपनी, अपनी ऑफिस में टाइम पर पहुंच जाया करेगी और जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके वापस घर आने वाली बनूंगी। उसकी सोच इस टाइम पर ये चल रही थी। साशा की कंपनी का ऑफिस जहां पर था, उसी ऑफिस के पास ही में उसने अपना रहने का डिसाइड किया। उसने एक ऐसा होटल भी देखा जो सच में काफी ज्यादा बढ़िया था, उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी, साथ ही साथ उसकी जो फैसिलिटीज थी वो बहुत ही गजब की थी। अगर मैं बात उस होटल के मैनेजमेंट की करूं तो वहां पर मौजूद स्विमिंग पूल की करूं, पार्क की करूं, पार्किंग की, सिक्योरिटी या फिर सीसीटीवी कैमरा की जाए तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि साशा वहां पर रहकर ये बोल सकती कि ये चीज मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था, हर एक से एक फैसिलिटीज थी उस होटल में। साशा ने जल्द से जल्द उस होटल में शिफ्ट कर लिया और वहीं से अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में टाइम टू टाइम पर जाने लगी और फटाफट काम खत्म करके वापस आने लगी। उसकी डेली रूटीन जो थी वो सिर्फ यही चल रही थी और कुछ ही टाइम बाद साशा उस होटल में रहकर वो एक ही बोरिंग लाइफ पर डे बार बार जी कर बोर होती रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी, तो इसने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाऊं वीकेंड पर। इससे हमारे पूरे वीक का जो भी स्ट्रेस होगा वो खत्म हो जाएगा और उनके लिए थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा।
तो उसने अपने सारे दोस्तों को यह बात शेयर की। तो जो उसके जितने भी दोस्त हैं उन्होंने सबने कहा कि साशा तुमने बहुत ही बढ़िया बात की है, हम भी बहुत लंबे टाइम से घूमने फिरने की सोच रहे थे, तुमने बिल्कुल सही कहा है, इससे हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, तो चलो कहीं पर घूमने चलते हैं। तो इसीलिए वो हर वीकेंड पर बाहर घूमने जाया करते थे, कभी कहाँ निकल दिए कभी कहाँ चल दिए, और कभी कभी तो वो बार्स वगैरह में भी जाया करते, वहां पर ड्रिंक करते, नाचते गाते, मौज मस्ती करते। इसी तरीके से इनका टाइम जो था वो बहुत बढ़िया बीत रहा था। और एक टाइम इसका ऐसा भी आया, वहीं पर एक फुटबॉल का मैच होने वाला था। उसके दोस्त ने कहा क्यों ना हम सब मिलकर वहां पर एक मैच होने वाला है उसे देखने के लिए चलें। तो वो सभी लोग तैयार हो गए और सारे के सारे उस मैच को देखने के लिए निकल गए। वहां पर उन लोगों ने सच में बहुत ज्यादा मस्ती की और अपने टीम को जिताने के लिए बहुत ज्यादा शाउटिंग भी की। जिसी तरह से उनकी जो टीम थी वो जीत गई। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अब हमारी टीम तो जीत चुकी है, हम बहुत खुश हैं, तो चलो क्यों ना पार्टी कर ली जाए, थोड़ा सा चिल करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, जश्न मनाएंगे। और इसी तरह से वो एक बार में पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद वो काफी देर तक नाचते गाते रहे, ड्रिंक पर ड्रिंक करते रहे। और साशा ने वहां पर अपनी एक दोस्त को कहा जिसका नाम एथनी था, उसे कहा कि मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, आज मैंने काफी ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है, मुझे थकान भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, मुझे बस अपने फ्लैट पर जाकर सोना है। जिसके बाद साशा अपने घर के लिए निकल पड़ी। अगली सुबह हुई और जो एंथनी था साशा का दोस्त, वो एक रेस्टोरेंट में गया। वो रेस्टोरेंट में इसीलिए गया नेक्स्ट डे क्योंकि उसने साशा से वादा किया था कि वो उस होटल में जाकर एक साथ ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इसीलिए जो एंथनी था वो तो उस होटल में पहुंच गया। काफी देर तक वो साशा का वेट करता रहा, अपना ब्रेकफास्ट भी उसने कर लिया, लेकिन साशा उस रेस्टोरेंट में पहुंचे ही नहीं। उसे पहले तो यही लगा कि कल उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो शायद इसीलिए वो अभी भी हैंगओवर में होगी, वो सो रही होगी, रेस्ट कर रही होगी। उसने वही सोचा और उसने कहा कि अब वो परेशान है, रेस्ट कर रही है, तो मुझे उससे परेशान करना ठीक नहीं लग रहा, छोड़ो उसे रहने दो, मैं उसे शाम को या फिर कल मिल लूंगा। लेकिन जैसे ही वो घर पर पहुंचा, यहाँ पर दोपहर भी हो चुकी थी, तो एंथनी ने यहाँ पर सोचा क्यों ना साशा को फोन करूं, हमें साथ में लंच करना चाहिए। एंथनी ने साशा को कॉल किया, लेकिन साशा ने कॉल का जवाब ही नहीं दिया। उसे अब यहाँ पर थोड़ी चिंता होने लगी थी क्योंकि अब दोपहर हो चुकी थी, उसे अब तक तो उठ जाना चाहिए था, इतनी भी उसने ड्रिंक नहीं की थी कि वो पूरा पूरा दिन सोती रहे। तो एंथनी को अब ये रहने लगा कि आखिर साशा है कहां पर। एंथनी को तो पहले भी यही लग रहा था कि वो अपने दूसरे दोस्त ग्रेटर और आर्नोल्ड के साथ होगी, मार्केट में गए होंगे, उसका फोन बैग में होगा, वो शायद घूम रहे होंगे, शायद इसीलिए उसे मेरी कॉल सुनाई ना दी हो। उसने अपने सभी दोस्तों के पास कॉल कर दिया जिसके पास साशा जा सकती थी, जो एंथनी को लगता था। एंथनी ने सबको कॉल किया, जिसके पास भी एंथनी ने कॉल किया, उन सबका एक ही बात कहना था कि वो हमारे पास आई ही नहीं। एंथनी ग्रेटर और आर्नोल्ड को कहता है हमें उसके अपार्टमेंट में जाना चाहिए, वहां जाकर उसे देखना चाहिए कि वो ठीक है भी कि नहीं। वो अभी भी मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही है, लगता है शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, तो हमें एक बार चलकर चेक जरूर कर लेना चाहिए। तो इसीलिए वो लोग साशा के अपार्टमेंट में जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो उसके डोर के पास जाकर नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई और ना ही कोई रिएक्शन। तो उन्हें लगा कि शायद साशा अंदर नहीं है। वो जैसे ही उतरकर वापस उस बिल्डिंग से बाहर आने लगे तो उन्हें इस बात का पता चला कि साशा की गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है, तो साशा कहाँ जा सकती है, शायद साशा अपने रूम में ही है। और इस गाड़ी में एक गिफ्ट भी मौजूद था जो कि वो कल एक पार्टी में ले जाने वाली थी। वो लोग ये चीज देखकर काफी ही ज्यादा घबरा चुके थे कि वो रूम में भी नहीं है, उसकी गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, गिफ्ट भी गाड़ी में ही पड़ा है, तो आखिर वो जा कहाँ सकती है। चलो गाड़ी का तो उन लोगों ने मान लिया कि वो किसी टैक्सी में चली गई होगी या फिर किसी और के साथ चली गई होगी, तो वो फोन क्यों नहीं उठा रही, यहाँ पर उन्हें थोड़ी दिक्कत लग रही थी। तो उन्होंने बिना देरी किए पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस वालों को जब ये सारी बात बताई, पुलिस वाले तुरंत साशा के अपार्टमेंट में पहुंचे। वहां पर चेक करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बोला गया, तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा तो चलिए सर, जो भी होगा मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो उन लोगों ने जाकर साशा के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसके दरवाजे को खोलकर जैसे ही वो लोग उस रूम के अंदर, साशा के फ्लैट के अंदर एंटर हुए, तो उसके रूम में पहुंचते ही पुलिस वालों को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ हो। सारे के सारे कपड़े बिल्कुल अच्छे तरीके से जचे हुए थे और पूरा रूम बिल्कुल सेट परफेक्ट रूप से पड़ा था। पुलिस अभी चेक कर ही रही थी तो वहां पर उन्हें एक रजाई को बंडल की तरह मुड़े हुए देखा।
जिसके अंदर से एक हाथ बाहर निकल कर आ रहा था और काफी सारे बाल भी बाहर निकले हुए थे, जिस चीज को देखते ही पुलिस वालों को यह विश्वास हो चुका था कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही उन लोगों ने उस रजाई को खोला तो उसके अंदर साशा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके गले पर निशान थे जिससे साफ पता चल रहा था कि उसका गला घोट कर मारा गया हो। उसके अलावा भी उसके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान थे। ये चीज साबित हो चुकी थी कि उसे टॉर्चर किया गया है। पुलिस वाले जल्द ही ये बात समझ चुके थे, ये गुम नहीं हुई बल्कि इसका मर्डर किया गया है। पुलिस वाले होटल के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या है, आपके यहाँ पर एक लड़की का मर्डर कर दिया गया है और आप वहाँ पर नीचे बड़े ही आराम से बैठे थे। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि सर यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी मौजूद है, हर एक गेट पर लॉक लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम लोग पूरा दिन यहाँ पर पहरा भी देते हैं, तो नीचे भी अगर कोई आता या जाता है तो वहाँ पर भी उनसे पूछताछ की जाती है, उनकी इंक्वायरी, उनकी चेकिंग की जाती है, फिर उन्हें ऊपर भेजा जाता है। ये बात मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये हो कैसे गया। पुलिस वाले जैसे ही वहाँ पर चेकिंग करनी शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक आईपैड मिला। आईपैड की जब छानबीन की गई तो वहाँ पर आखिर में उन्हें यही बात पता चलती है कि सबसे लास्ट मैसेज बेन नाम के एक आदमी को किया था। वहां से पुलिस वालों ने उसका नंबर निकाला और बेन को अपने पास बुला लिया और बेन को बताया कि तुम्हारी ऐसे ऐसे इस दोस्त की या बहन जो भी थी उसका मर्डर कर दिया गया है। उसके बारे में अब तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या इस बात का पता था? आखिरी बार तुम्हारी ही साशा से बात हुई थी। तुम्हारे पास मैसेज करने के बाद ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे ये मिली हो या इसकी बातचीत हुई हो जिस पर हम शक कर सकें। तो बेन ने बताया कि सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद हम शादी भी करने वाले थे। वैसे तो ये मुझे कल मिलने भी वाली थी, लेकिन मेरे एक दोस्त की खुद की शादी थी तो मैं वहां पर चला गया, इसलिए हम एक दूसरे साथ मिल नहीं पाए। हमें आज मिलना था लेकिन आज ये कॉल ही नहीं उठा रही थी। मैंने इसके दोस्तों के पास भी कॉल किया, इसके बारे में भी पूछा कि ये कहाँ पर है, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं पता था, अपनी गर्लफ्रेंड को मैं लगातार कॉल कर रहा हूँ मिलने के लिए, वो अपने रूम में ही उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैंने इस बात को इग्नोर इसीलिए कर दिया था क्योंकि ये पिछली रात को पार्टी में गई थी तो वहां पर इसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो मुझे लगा ये शायद रेस्ट कर रही है, इसको भी हैंगओवर चढ़ा हुआ है। पुलिस वालों ने साशा के बारे में और उसके बारे में बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की कि आखिर वो लास्ट बार कहां पर था, इसकी किस किस से बात हुआ करती थी और कहीं इसी ने तो साशा का मर्डर नहीं करवा दिया। लेकिन जो रिजल्ट में सामने आया उससे ये पता चला कि ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे और सच में ये दोनों कुछ ही टाइम बाद शादी करने वाले थे और ये वो शख्स नहीं है जिसने साशा को मारा होगा। दूसरी तरफ पुलिस साशा के रूम को भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि वहां पर कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए, कोई और सबूत मिल जाए जिससे कि ये पता चल सके कि इसका मर्डर आखिर किसने किया है। तो जब उन्होंने पूरे अपार्टमेंट को चेक कर लिया, वहां पर छानबीन की गई, तो उन्हें इस बात का पता चला कि जैसे ही इसे मारा गया तो इसका पूरा का पूरा अपार्टमेंट मानो हार्पिक के साथ धो दिया गया था, पूरा ही साफ कर दिया गया था। हर एक चीज को ऐसे चमकाया गया था जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, कोई भी उसके फिंगरप्रिंट यहाँ पर ना मिले। लेकिन जो मर्डर करने वाला वो सच में कोई ना कोई गलती तो ऐसी कर बैठता है जिससे कि वो फंस जाता है और आखिरकार यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। और वो ये, जब वो आदमी इस सारे के सारे अपार्टमेंट को हार्पिक के साथ चमका रहा था, धो रहा था, तब उसने बाथरूम में जाकर फ्लश किया, वहां पर उसके फिंगरप्रिंट रह गए थे, टॉयलेट सीट के ढक्कन के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट रह गए थे और पुलिस वालों को वहां से उसके फिंगरप्रिंट मिल चुके थे कि आखिर टाइम ये बंदा यहाँ पर मौजूद था, इसके फिंगरप्रिंट यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब ये मैच किसके साथ किए जाएं? इसके अलावा वहां पर पुलिस वालों को एक कॉन्डम का पैकेट मिला। जब साशा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें यह पता चला कि इसका लास्ट टाइम इसके साथ SA किया गया था। मर्डरर ने इसे मारने से पहले इसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया था और बड़े ही भयंकर तरीके से इसका टॉर्चर किया, इसका गला घोंटकर इसकी जान ले ली। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो वैसे ही उस मर्डर का DNA भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है, जिसे लेकर सबसे पहले पुलिस वाले वो लोग बेन के साथ मैच करते हैं कि शायद ये बंदा है कि नहीं, कि हमें पता है ये बंदा इस मर्डर में शामिल नहीं है, जो कि साशा का बॉयफ्रेंड था उसकी बात चल रही है, वो तो शामिल नहीं है, उन्हें पता था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एक बार पूरी तसल्ली कर ली जाए। उन्होंने इस बात की पुष्टि भी करी तो वहां पर उसका DNA मैच ही नहीं हुआ।
पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर टाइम इससे जो आपका गार्ड था जो मिला था उससे हम बात करना चाहते हैं। पुलिस वालों ने जो सीसीटीवी फुटेज देखी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड ही उसके साथ था, तो शायद वो इसके बारे में कुछ जानता हो, वो कुछ बता दे इस लड़की के बारे में। वो गार्ड अभी ऑफ ड्यूटी पर था क्योंकि अभी दिन का टाइम चल रहा था, जो उसकी ड्यूटी थी वो रात के टाइम की होती थी। जब उस आदमी को पता चला इस तरीके से इस लड़की का यहाँ पर मर्डर हो चुका है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे बुला रही है, तब वो दिन में ही वहां पर आ पहुंचता है और कहता है, हाँ जी सर बताइए, मैं यहाँ पर मौजूद था जिस टाइम साशा यहाँ पर आई, उसके साथ 2 लड़कियां और भी मौजूद थी और अभी उसके पास कोई भी ऐसी आईडी नहीं थी कि वो उसी होटल में रहती हो। तो मैंने सिर्फ उन्हें यही कहा कि प्लीज आप अपनी आईडी मुझे दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप यहाँ पर रहती भी हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरा पर्स नहीं है और शायद वो गाड़ी में रह गया है, इसीलिए तभी वहां पर एक आदमी आया जो साशा के साथ हाय हेलो करने लगा। उसने बताया कि हाँ ये यहीं पर रहती हैं, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। रात काफी ही ज्यादा हो चुकी थी, तो मैंने साशा से कहा कि आप चलिए जहां से भी अपना पर्स लेना चाहती हैं, मैं आपको आपके साथ जाकर आपका पर्स उठवा देता हूँ। तो वो लोग वापस उन्हीं लड़कियों के पास गए जिनके साथ साशा वहां पर होटल में आई हुई थी। वो लोग उनसे साशा का पर्स लेते हैं और वापस वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसी रूम में छोड़ने के लिए चला गया, क्योंकि उस टाइम पर साशा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसे डर था कि शायद इसी तरीके से लड़खड़ाते लड़खड़ाते रास्ते में ही ना गिर जाए। इसीलिए वो गार्ड उस लड़की को वहां पर छोड़ने के लिए गया जिस टाइम साशा वहां पर बहुत ही ज्यादा गहरे नशे में मौजूद थी, जिसके कारण वो अपने रूम में पहुंच तो गई, लेकिन उसका जो रूम था उसका एडवांस जो उस गेट का लॉक था, वो गेट का लॉक वो भूल चुकी थी क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा नशे हो चुके थे। शायद इसी वजह से वो अपने रूम का लॉक पासवर्ड जो था वो याद नहीं कर पा रही थी। उसने काफी बार ट्राई करने की कोशिश की लेकिन उसका गेट नहीं खुला और वो फिर से लगातार ट्राई करने लगी। गार्ड ने कहा और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ वहां पर क्या नहीं, मैंने उसे उसके डोर पर छोड़ा और आगे मैं वहां पर चेकिंग करने के लिए चला गया कि आगे सब ठीक है या नहीं, क्योंकि मेरी रात को यही ड्यूटी होती है कि सभी लोग चैन से यहाँ पर सो रहे हैं या नहीं, सभी लोग चैन से अपनी रात को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। वहां पर किसी भी तरीके से मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पुलिस वालों को जैसे ही इस बात का पता चला कि वहां पर 2 लोग और थे जो लोग इसे छोड़ने के लिए आए थे, तो पुलिस वालों ने उन 2 लोगों की, उन 2 लड़कियों की खोजबीन शुरू कर दी थी और जल्द ही वो 2 लड़कियां पुलिस वालों को यहाँ पर मिल भी चुकी थी और उन्होंने बताया कि साशा के साथ वो बार के बाहर मिली थी। अक्सर हम लोग बार में मिला करते थे, लेकिन उस दिन एक लड़का साशा को छेड़ रहा था, तो इसीलिए उसे हमने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और इसके होटल तक छोड़ दिया। और पुलिस वालों ने जब इन 2 लड़कियों की सारी बातें सुनी तो उन्हें इस बात का पता चल गया कि इन लड़कियों के साथ ऐसी कोई भी अटैचमेंट नहीं हो सकती कि ये दोनों शायद कातिल हों। और पुलिस वालों ने उन दोनों लड़कियों से थोड़ी पूछताछ की और उन्हें छोड़ दिया, जाने दिया और कहा कि आप लोग प्लीज शहर से बाहर मत जाइएगा, हम लोगों को जब कुछ और पूछताछ करनी होगी, जब कुछ और पता चलेगा तब हम आप लोगों को फिर बुलाएंगे। और इसी तरीके से अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार साशा का कातिल कौन है, इसका मर्डर किसने किया है। पुलिस वालों को देखा जाए तो एक बार इस बात पर भी शक हुआ कि आखिरकार वही तो इसका कातिल नहीं हो सकता जिसने ये बात कही थी कि वो साशा को जानता है, जिसे साशा अपने रूम में जाने से पहले बाय भी करती है, क्योंकि वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम ठीक हो, कि साशा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। केस अभी तक पूरी तरीके से उलझा हुआ था, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका जो बॉयफ्रेंड है या वो कातिल है, या फिर वो 2 लड़कियां जिन्होंने इसे होटल पर छोड़ा था, या फिर वो आदमी जिसने उसका हालचाल पूछा था उसके रूम में जाने से पहले, या फिर कोई और। इसी तरीके से अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पुलिस वाले अभी भी पूरा का पूरा फोकस उस सीसीटीवी पर बनाए हुए थे और आस कर रहे थे कि शायद यहीं से कोई ना कोई क्लू मिल जाए। वो देखते ही देखते ऐसा ही कुछ हुआ। पुलिस वालों को पता चला कि जैसे ही सिक्योरिटी वाला उसे अपने रूम में छोड़कर आता है तो वो इसकी शिफ्ट तो सुबह 6 बजे खत्म हो जाती है, लेकिन ये आदमी 6:30 बजे पता नहीं एक बैग जैसी चीज उठाकर बाहर की ओर क्यों जा रहा है। पुलिस वालों ने जल्द से जल्द उस सिक्योरिटी वाले के बैकग्राउंड को चेक करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की क्या ये कातिल हो सकता है। तो उन लोगों ने पाया कि यहाँ पर आने से पहले ये एक एयरफोर्स में रह चुका सोल्जर है और उसके बाद यहाँ पर आकर काम करने लगा। पुलिस वालों ने उस पूरी की पूरी क्लिप को जब देखा और समझने की कोशिश की और जल्द से जल्द उस होटल के मैनेजर को बुलाया। मैनेजर से पूछा कि क्या आपके सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर साफ सफाई का काम भी करते हैं। तो मैनेजर ने कहा कि नहीं सर, आप कमाल करते हैं, इतना बड़ा होटल है तो हम क्या यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से साफ सफाई करवाएंगे, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। साफ सफाई के लिए और भी कई सारे लोग यहाँ पर रखे हुए हैं।
तो पुलिस वालों ने उस मैनेजर को एक क्लिप दिखाई जिसमें वो गार्ड कुछ पॉली बैग पता नहीं ऐसे कुछ उठा कर लेकर जा रहा था। तो ये क्या है, तो ये किस चीज को यहाँ पर बाहर फेंकने के लिए लेकर जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को दोबारा से बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और पता नहीं किसी ने अपने रूम के बाहर ये रख रखा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर काफी ही ज्यादा गंदा लग रहा है, तो ऐसे ही किसी कचरे को खुलेआम नहीं रखना चाहिए, तो मैंने इसे उठाया और होटल के बाहर ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन पुलिस वालों के पास अब सस्पेक्ट के तौर पर और कोई भी नहीं था। उन लोगों ने जल्द से जल्द साशा का पोस्टमार्टम किया। वहां से उसका जो डीएनए मिला था उसे इस बंदे के साथ, इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ चेक करने की कोशिश की और साथ ही ये भी कोशिश की जो फिंगरप्रिंट टॉयलेट सीट के ढक्कन पर मिले थे वो कहीं इसी के तो नहीं, इसके साथ भी मैच करने की कोशिश की। और जो रिपोर्ट सामने आई वो सच में काफी ही ज्यादा मजेदार थी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इस बंदे के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिल रही थी। पुलिस वालों ने जल्द से जल्द उसे अपनी हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। उसने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ एक दिन पहले मैं उसके साथ उसके रूम में जरूर गया था और वहां पर मैंने उसके टॉयलेट को यूज किया था, शायद वो उसी टाइम के जो मेरे फिंगरप्रिंट्स है वहां पर छूट गए हों। पुलिस वाले अभी भी उस बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर उस आदमी को टॉयलेट यूज करना था तो इसी लड़की का टॉयलेट क्यों यूज करना था। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए तो बल्कि अलग से टॉयलेट्स बने होते हैं कि वो लोग जो उनका स्टाफ होता है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही नहीं बल्कि जो उस होटल का पूरा मैनेजमेंट स्टाफ होता है उन सभी के लिए अलग से टॉयलेट वगैरह ये सारी चीजें जो उनकी जरूरतमंद होती है ये चीजें बनी हुई होती है। तो उसे उस लड़की का ही टॉयलेट क्यों यूज करना पड़ा था, उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। और पुलिस वालों को सच में ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम बिताने के बाद पुलिस वालों के हाथ में अब ये क्लू लग चुका था, तो उन्होंने जल्द से जल्द उसे लाइव डिटेक्टर के पास बिठा दिया गया। दरअसल एक ये ऐसी मशीन होती है कि जिस व्यक्ति से भी सच उगलवाना जाना हो तो उसे इस मशीन के आगे कुछ तारे वगैरह होती है वो लगाकर बिठा दिया जाता है। वो जो कुछ भी बोलता है वो मशीन बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। ये जो मशीन होती है ये प्रॉपर तरीके से ये नहीं बताती कि आदमी ये झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। इस मशीन के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो उस इंसान की बॉडी पर लगा दिए जाते हैं और जब इससे सवाल पूछा जाता है और जब वो आदमी उस सवाल का गलत जवाब यानी साफ साफ झूठ बोलता है तो ये मशीन उस बॉडी की हरकतों को नोट करना शुरू कर देती है। यानी कि जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना, जैसे ही उसकी बॉडी से पसीना छूटता है उसकी भी ये चीज लाइव रिकॉर्ड कर ली जाती है, उसके ब्लड का प्रेशर भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उस चीज से ये पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। और इसी चीज से पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि सामने वाला आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सच। और जैसे ही उसे उस लाइट डिटेक्टर पर बिठाया गया तो वहां पर वो आसानी से पकड़ा जाता है। उसने पूरा का पूरा मामला पुलिस वालों को समझाया। उसने बताया कि हाँ मैं ही उसे उसके रूम के पास लेकर गया था। तब जैसे साशा उस होटल में आई उसके पास अपना पर्स नहीं था। उसने कहा कि मेरा पर्स वहां पर गाड़ी में छूट गया है, तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि चलो मैं तुम्हारा पर्स साथ में उठवा आता हूँ। जैसे ही वो पर्स उठाकर ऊपर जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने साशा के ऊपर हमला कर दिया था, उसे बेहोश करने की कोशिश की। दरअसल जो गलत कीवर्ड उसने डाले थे वो साशा ने टल्ली होकर नहीं डाले थे, बल्कि उसने सिक्योरिटी गार्ड ने ये कीवर्ड्स गलत डाले थे। वो सिक्योरिटी में था तो उसे इस बात का जरूर पता था कि इस दरवाजे के क्या कीवर्ड हो सकते हैं। तो उसने लगातार 2 या 3 बार ट्राई किया तो वो फिर दरवाजा खुल गया। लॉक ओपन होते ही उसने डोर को ओपन किया, वो उसके रूम में गया और वहां पर उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया। वो नहीं चाहता था कि वो फंस जाए, तो ऐसे ही वो सिक्योरिटी वाला होने के साथ साथ ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी कि हमारे होटल में साफ सफाई की चीजें कहाँ पर रखी हुई हैं। तो उसने अपने सारे के सारे साफ सफाई के इक्विपमेंट्स लेकर आया और वहां पर पूरे रूम को चकाचक कर दिया। लेकिन जैसे ही उसके पास जो कचरा जो भी गंद मौजूद था वो उसे फ्लश करने के लिए जब गया, उसके दिमाग में ये बात ही नहीं रही कि उसके फिंगरप्रिंट उस टॉयलेट सीट के ढक्कन के ऊपर रह गए हैं और जो वहां पर उसने पैकेट छोड़ा था वो उसकी काफी ही बड़ी गलती थी। ये सब मामला पुलिस वालों के सामने आते ही उसे कोर्ट में पेश किया गया और सारे के सारे एविडेंस भी पेश किए गए और उसके जुर्म को देखते हुए पुलिस वालों ने उसे लाइफ इन प्रिजन दी, वो भी बिना किसी पैरोल के। अब ये पूरी जिंदगी इस जेल में ही कैद रहेगा। बाकी आप खुद देख सकते हैं एक हैवानियत कहां तक, कब तक, कैसे किसके ऊपर भारी पड़ सकती है, आप सोच भी नहीं सकते।
हम लोग अगर कभी भी बीमार पड़ते हैं या फिर हमें कोई छोटी सी बीमारी, बुखार वगैरह ऐसी कोई भी अपनी बॉडी से रिलेटेड जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हमारी बीमारी का इलाज है वो सिर्फ एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। लोग डॉक्टर्स को भगवान मानने लग जाते हैं और हमें इस चीज का पूरा विश्वास होता है कि हमें सिर्फ वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमें मौत के मुंह से बचा भी लेंगे। ऐसा कई बार हुआ भी है। बीते कोरोना काल में ये डॉक्टर्स सच में भगवान के रूप में ही साबित हुए हैं। लेकिन गलत और बुरे लोग हर जगह हर पेशे में होते हैं। इस बात को आप कभी भी नहीं भूलिएगा। डॉक्टरी जैसा महान पेशा भी इससे अछूता नहीं है। महाराष्ट्र में एक ऐसा ही डॉक्टर सामने निकल कर आया जो लोगों का इलाज करते करते उनकी जान लेने लगा। ये डॉक्टर लोगों को जिंदा ही जमीन में दफनाने लग जाता था। 2003 से 2016 तक ये मौत का खेल वो लगातार खेलता रहा, पर किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब ये कांड दुनिया के सामने आया तो सच जानकर लोगों ने और मीडिया ने इस सनकी डॉक्टर को डॉक्टर डेथ का नाम दिया। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा आपको ये डेथ डॉक्टर कौन है, ये क्या करता था, इसने ऐसा काम करना क्यों शुरू किया। जिस डॉक्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था उस डॉक्टर का नाम है संतोष पॉल। 41 साल का ये संतोष महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई नाम की एक जगह के ढोम का रहने वाला था। उनके परिवार में एक पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सरकार द्वारा मान्यता रद्द कर जाने से पहले संतोष पॉल बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, मेडिसिन एंड सर्जरी इसका स्टूडेंट रह चुका था। धोम के घोटवाडेकर हॉस्पिटल में उसने लगभग 8 सालों तक सहायक के रूप में काम किया। वहां पर जो हेल्पर होते थे सबसे पहला हेल्पर ये था और मरीजों को एनेस्थीसिया भी यही दिया करता था। हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर विद्याधर के अनुसार वो अपनी डिग्री और पढ़ाई से कहीं ज्यादा काबिल था। वो अपनी मेडिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए डेली प्रैक्टिस भी किया करता था, लेकिन उसके झगड़ालू व्यवहार और चोरी के आरोपों के चलते हुए उसे काम से निकाल दिया गया। बाद में उसने एक डिस्पेंसरी भी खोली। डॉक्टर के रूप में उसने अपनी प्रैक्टिस सतारा जिले के वाई नाम के इलाके से ही शुरू की थी। वहां पर संतोष एक कुशल डॉक्टर के रूप में जानने लगा था। वो वहीं पर रहने वाले स्थानीय लोगों का इलाज किया करता था। 2005 और 2010 के बीच वो वहां के पंचायत के सदस्यों में से भी एक था। इसके अलावा डॉक्टर संतोष आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी जाना जाता था। कहा जाता है कि पॉल की पहुंच पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, कई सरकारी महकमों तक थी और अपनी पहुंच का डर दिखाकर लोगों को धमकाया करता था और साथ ही साथ लोगों को ब्लैकमेल भी किया करता था। पुलिस वाले भी उससे डरते थे क्योंकि पुलिस अधिकारियों को भी वो एंटी करप्शन ब्यूरो का डर दिखाकर वो उन पर दबाव बनाया करता था। किसी से भी झगड़ा करने के बाद संतोष को अरेस्ट करने या फिर उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ तक भी पुलिस उससे डरती थी। एक सो कॉल्ड डॉक्टर और आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में एक डॉक्टर को महान बनाने की हमेशा कोशिश की गई। स्थानीय लोग उसका सम्मान तो करते ही थे, लेकिन सामाजिक तौर पर वो सभी लोग इस डॉक्टर से डरा करते थे और हमेशा दूरी बनाकर ही रखा करते थे। 15 जून 2016 को सतारा के वाई इलाके से एक 49 साल की महिला मंगला जेडे गायब हो जाती है, जो एक आंगनवाड़ी शिक्षिका थी, जिसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर एक मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की और वहां पर खानापूर्ति की गई, छानबीन की गई। मंगला के घर वालों ने डॉक्टर संतोष पर शक जताया क्योंकि मंगला डॉक्टर के टच में थी और उससे इलाज भी करवाया करती थी। अब क्योंकि डॉक्टर संतोष एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी था और मंगला के घर वालों ने जिस पुलिस स्टेशन में मंगला के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वहां के इंचार्ज पर भी संतोष के भ्रष्टाचार का भी मामला उजागर किया गया था। इसीलिए पुलिस वाले उस पर हाथ डालने से कतरा रहे थे और घर वालों के बार बार कहने पर पुलिस वालों ने संतोष से पूछताछ की। संतोष ने मंगला से जान पहचान की बात तो मान ली, लेकिन उसके गायब होने पर संतोष का हाथ होने में ये उसने साफ इनकार कर दिया। कोई ठोस सबूत ना होने के कारण पुलिस भी पीछे हट गई। पुलिस वालों ने मंगला जेडे की फोन डिटेल्स निकलवाई तो ये पता चला कि मंगला और संतोष डॉक्टर के बीच में बहुत ज्यादा कॉल पर बातचीत चल रही थी। यहाँ तक कि गायब होने से पहले भी लास्ट कॉल मंगला का कॉल डॉक्टर को ही गया था। लेकिन इसके बारे में संतोष ने पहले ही पुलिस वालों को बता दिया था कि उसके इलाज और काम के सिलसिले में ही उसकी कॉल्स होती थी। जल्द ही मंगला का फोन एक बार फिर एक्टिवेट हुआ। जांच में ये पता चला कि उसका मोबाइल फोन ज्योति मांडरे नाम की एक महिला के पास है,
ज्योति एक नर्स थी और संतोष पॉल के साथ ही काम किया करती थी। अक्सर लोग उसे संतोष की प्रेमिका ही कहा करते थे। पुलिस ज्योति को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। मंगला के फोन के बारे में जब ज्योति से पूछा गया तब ज्योति ने बताया कि ये फोन मुझे किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर पॉल ने ही दिया है। जब लापता मंगला के बारे में उससे पूछा गया तो वो एकदम घबरा गई और उसने बताया कि 15 जून की रात थी। डॉक्टर ने मंगला को मार डाला और उसकी बॉडी को एक फार्म हाउस के नीचे दफना दिया। पुलिस वाले डॉक्टर को अरेस्ट करने जब उसके घर पहुंचे तब पता चला पूछताछ के बाद ही संतोष पॉल अपनी बहन के पास मुंबई में जाकर छुप गया है। फौरन एक टीम मुंबई भेजी गई और 11 अगस्त 2016 के दिन डाबर इलाके से पॉल को अरेस्ट कर लिया गया। जब ज्योति से उसका सामना कराया गया तब डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शुरुआती पूछताछ में डॉक्टर ने मंगला के मर्डर की और उसे फार्म हाउस दफनाने की बात कबूली। पुलिस अपनी टीम लेकर उस फार्म हाउस पर पहुंची जहां पर मंगला को दफनाया गया था और वहां पर उस डॉक्टर से निशानदेही करवाई गई कि किस जगह पर उसने मंगला की बॉडी को दफनाया है। तो उन्होंने एक नारियल के पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू किया क्योंकि उसने यही लोकेशन बताई थी और उसके ऊपर जहां पर उसने मंगला को दफनाया था उसके ऊपर उसने एक नारियल का पेड़ लगा रखा था। और वहां पर जब खुदाई की गई तो वहां पर पुलिस वालों को एक कंकाल मिला जिस पर लिपटी साड़ी से मंगला की शिनाख्त कर दी गई। छोटे से सतारा जिले में ये खबर आग की तरह फैलती गई। अब पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी जिनके घर से पिछले कुछ सालों में कोई ना कोई लापता हुआ था और उनका किसी ना किसी तरह से संतोष पॉल यानी कि इस डॉक्टर के साथ कनेक्शन था। अब पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों के पुलिस स्टेशन में से सभी मिसिंग कंप्लेंट अपने पास मंगवाई जिन जिन के परिवार वालों ने अपने घर के सदस्य की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन फाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तब पता चला कि 16 महिलाएं गायब हो चुकी थी और ये सब या तो अकेली विधवा थी या उनके पति कहीं दूर शहर में नौकरी करते थे। पुलिस वालों ने अब एक नए सिरे से इस डॉक्टर पॉल से पूछना शुरू किया तो डॉक्टर ने कई चौंका देने वाले रहस्य किए जिसे सुनकर सच में पुलिस वाले भी हैरान रह चुके थे। इस डॉक्टर ने सीरियल किलिंग की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर सबके होश उड़ चुके थे। पिछले 13 सालों से चल रहे इस सीरियल किलिंग की घटना इस छोटे से सतारा इलाके में डॉक्टर ये करता आ रहा था और इस बात का किसी को पता भी नहीं था। डॉक्टर ने 5 और मर्डर की बात कबूली। वो मर्डर के बाद लाशों को अपने फार्म हाउस के जमीन पे ही दफना दिया करता था और हर बॉडी पर एक निशानी के तौर पर नारियल का पेड़ लगा दिया करता था। पुलिस वालों को याद आया कि उस फार्म हाउस में कम से कम 25 के करीब नारियल के पेड़ थे। पुलिस टीम इस बार एक जेसीबी मशीन को लेकर गई और वहां पर खुदाई शुरू कर दी गई। जहां जहां पर नारियल के पेड़ लगे हुए थे सबसे पहले उस जगह पर खुदाई की गई। वहां पर एक एक करके 5 नारियल के पेड़ों के नीचे से कंकाल मिले। परेशान पुलिस वालों ने अब धीरे धीरे करके सभी नारियल के पेड़ों को उखाड़ कर वहां पर खुदाई करनी शुरू कर दी थी कि कहीं कोई और लाश ऐसी तो नहीं है जो इस डॉक्टर पॉल ने छुपा रखी हो। इन 5 कंकालों में से एक आदमी का और बाकी औरतों के कंकाल थे। जांच में इस बात का भी पता चला ये जो फार्म हाउस था, ये जो जमीन थी जहां पर डॉक्टर पॉल इन डेड बॉडीज को दफना दिया करता था, ये जो जमीन थी ये गवर्नमेंट की जमीन थी जिस पर इस डॉक्टर पॉल ने कब्जा किया हुआ था। फार्म हाउस के एक हिस्से पर उसने एक पोल्ट्री फार्म भी बना रखा था जिसका निर्माण उसने इसी बात के लिए कर रखा था ताकि अगर मैं इस जमीन पर डेड बॉडीज को दफनाऊंगा तो यहाँ पर अगर कोई भी किसी को बदबू आ गई तो मेरा राज खुल जाएगा। इसीलिए उसने इस जमीन के छोटे से हिस्से में पोल्ट्री फार्म खोल दिया क्योंकि पोल्ट्री फार्म में से भी बहुत गंदी स्मेल आती है। इसीलिए उसने ये काम किया ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। इस संतोष ने लगभग उन्हीं महिलाओं को अपना निशाना बनाया जो कि लगभग बिल्कुल अकेली थी। वो असहानुभूति से उन महिलाओं का विश्वास जीतता। इनमें से कई महिलाओं के साथ तो इस संतोष के अवैध संबंध भी थे। उसका असली मकसद सेक्सुअली डिजायर और लूटपाट ही था। पैसे गहने लूटने के बाद संतोष ने महिलाओं को समय समय पर फार्म हाउस बुलाया जहां पर उन सभी महिलाओं को एनेस्थीसिया दिया करता था। बेहोश होने के बाद पहले से ही वो उस खोदे हुए गड्ढे में उन्हें जिंदा ही दफन कर दिया करता था। इस पर निशानी के तौर पर वो एक नारियल का पेड़ लगा दिया करता था। संतोष ने 2003 में सबसे पहला कत्ल सुरेखा चिकने नाम की महिला का किया जिसे अफेयर के बाद शादी के बहाने पैसों और गहनों के साथ फार्म हाउस पर बुलाया
जहां पर 20 मई 2003 को लूटने के बाद इंजेक्शन देकर सुरेखा को फार्म हाउस में ही दफना दिया गया। 12 अगस्त 2006 को 43 साल की महिला वनीता गायकवाड़ को मार डाला। उसे HIV पॉजिटिव होने का झूठ बोला और इलाज के बहाने उससे काफी ज्यादा पैसा भी लूटा था। तीसरी 40 साल की महिला जनाबाई पॉल एक विधवा थी। वो डॉक्टर संतोष की रिश्तेदार थी। मदद के बहाने से संतोष ने उससे भी पैसे लूटे और उनकी जमीन भी हड़प ली और उसके बाद उसने इस महिला को उस फार्म हाउस में बुलाया और इसे भी मार डाला। चौथा जो मर्डर इसने किया था वो 63 साल के आदमी नथवल भंडारी का किया था। उसे भी इलाज के बहाने पैसे लूटे। मारने से पहले भी संतोष ने अपने घर में शादी का बहाना बनाकर भंडारी से करीब 20 तोले सोने के गहने भी लिए थे। 7 दिसंबर 2015 को पैसों के हिसाब के लिए उसे फार्म हाउस बुलाया गया और इंजेक्शन देकर उसे बेहोश करके उसे भी जिंदा ही दफना दिया गया। इस दौरान संतोष सलमा शेख नाम की नर्स के संपर्क में था। इससे भी इस डॉक्टर के अवैध संबंध थे, लेकिन जौहरी भंडारी के लापता होने के बाद सलमा को संतोष पर शक हो चुका था। इसलिए 1 जनवरी 2016 के दिन पॉल ने इसे भी रास्ते से हटा दिया। आखिरी कत्ल मंगला जयदे का हुआ। पॉल और मंगला पिछले 18 सालों से एक दूसरे को जानते थे। संतोष पॉल के अनुसार मंगला उसके भेष जानकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसीलिए उसने मंगला की हत्या कर दी। पुलिस ने फार्म हाउस में ताजा खोदा हुआ गड्ढा भी देखा था। जब संतोष से इसके बारे में पूछा गया कि तुमने अब ये गड्ढा किसके लिए खोद कर रखा हुआ है, तो संतोष ने इसके बारे में बताया कि उसने ये गड्ढा अपनी प्रेमिका ज्योति मांत्रे के लिए खोदा हुआ था। ज्योति मंगला की हत्या में उसकी भागीदार थी। कहीं ज्योति घबराकर उसका भेद ना खोल दे, इसीलिए वो ज्योति को भी मौका देखकर वो अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसका डर बिल्कुल सही साबित हुआ। ज्योति के पकड़े जाने से ही उसका भेद खुल गया और आखिरकार इस कांड का खुलासा हो गया। अपने पेशे का संतोष ने बखूबी इस्तेमाल किया। इलाज के बहाने वो अपने शिकार को एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेसुध कर दिया करता था, जिससे वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाते थे। उनके मरने का इंतजार भी ये डॉक्टर नहीं करता था, उन्हें जिंदा ही जमीन में दफना दिया करता था। धीरे धीरे संतोष को इसमें मजा आने लगा था। वो अजीब सनकी और साइको टाइप का बन चुका था। उसे बहुत खुशी और सुकून मिलता था ये सब करके कि वो एक सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, ये किसी को पता नहीं। इसने कत्ल उसने किए, ये भी किसी को पता नहीं चला। दरअसल एक डॉक्टर के रूप में वो इतना परफेक्ट और फेमस क्राइमर बन चुका था कि उसकी मेडिकल डिग्री की सच्चाई पर कभी किसी को शक ही नहीं हुआ। डॉक्टर ना होते हुए भी संतोष ने कई लोगों का इलाज भी किया, जिससे लोग उसका सम्मान भी करने लगे थे। वो चाहता तो इस पेशे से ही बहुत सारा पैसा छाप सकता था, लेकिन बुरी नियत और लालच उसकी कुशलता पर हावी हो चुके थे। नेकी करते करते वो लालच की दलदल में इतना उतर चुका था कि उसने खुद को ही एक सीरियल किलर बना दिया था। डॉक्टर संतोष पॉल और ज्योति अब पुलिस वालों की हिरासत में हैं। अब मामले की सुनवाई भी यहाँ पर चल रही है। पुलिस वाले इस मामले में एक मजबूत चार्जशीट चाहते हैं। ये साबित करना बहुत जरूरी है कि संतोष ने ये सब पूरी प्लानिंग के साथ अपने होशो हवास में किया था। गायब हुए लोगों की जांच में लगे एक ASI की मौत में भी पुलिस को संतोष पर ही शक है। इसकी गिरफ्तारी से सच में वहां पर रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। जिस डॉक्टर को सभी लोग सम्मान दिया करते थे, इस कांड के बाद उसे लोगों और मीडिया ने डॉक्टर डेथ का नाम दिया। 2020 में आई हुई ये मूवी देव मानुष, ये भी इसी संतोष की कहानी से ही प्रेरित है। पता नहीं, अब आप खुद ही देख लीजिए एक इंसान का लालच उससे क्या कुछ करवा देता है। हालांकि ये डॉक्टर था, अगर इसे पैसा चाहिए था, इसे पैसे का लालच था, तो भी ये इस डॉक्टरी से इतना पैसा छाप सकता था कि वो गिनते गिनते थक जाता। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसे एक बारी में ही इतना पैसा मिल जाए, तो इसने उसी लालच के चक्कर में ये कदम उठाया और वो एक सीरियल किलर बन गया। अचानक पुलिस वालों के पास एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ही के घर में रहने वाली एक महिला गायब हो चुकी है। और जैसे ही पुलिस वालों को एक आदमी के ऊपर शक हुआ, वो उससे सिर्फ पूछताछ करने ही गए, लेकिन वहां वो आदमी नर्वस आ गया और वहां से भागने लगा। पुलिस को अब समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, और उस आदमी ने एक जगह से खून एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद उसने उस खून को पूरे रूम में छिड़क रखा।
रखा था। अभी तो पुलिस ने कुछ पूछा भी नहीं था, उससे पहले ही उसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पर 2 लोग और इन्वॉल्व थे। हाउ स्टूपिड, दिस इज इनसेन। ये पूरी स्टोरी पढ़ते हुए मैं एकदम हिल चुका था। ये कैसे पॉसिबल है? आइए ये मामला क्या था जानते हैं इसके बारे में, और जिससे पुलिस सिर्फ पूछताछ करने गई उसने ऐसा ये सब कुछ क्यों कहा, मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमने इस कहानी के मामले को जानना है कि आखिर ये सब चल क्या रहा था, वो आदमी ऐसे क्यों बड़बड़ाए जा रहा था, ये जानने के लिए हमें चेन्नई में जाना होगा, जहाँ पे सेल्वराज अपनी माँ को रोजाना की तरह कॉल करता है उनका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठाती। उसने कई बार कोशिश की अपनी माँ को कॉल लगाने के लिए, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ऐसा होने पर सेल्वराज को टेंशन होने लगी कि यहाँ हो क्या रहा है, मेरी माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो सेल्वराज अपनी आंटी को फोन करता है, जिसकी माँ का घर था जहाँ इसकी माँ रहती थी, उसी के साथ वाले घर में फोन करता है, और वो अपनी आंटी से बोलता है प्लीज एक बारी माँ के ऊपर जाकर नजर माराओ, एक बार जाकर चेक कराओ कि वो कैसी हैं। उसकी आंटी का नाम पलानी अम्मा होता है। पलानी अम्मा को बताने के बाद कि वो काफी टाइम से उसकी माँ फोन नहीं उठा रही हैं, पलानी अम्मा जो उनकी नेबर होती है वो जाकर चेक करती हैं, और जब वो चेक करने जाती हैं तब उनको उनके घर में सेल्वराज की मॉम नहीं मिलती। अब पता नहीं सेल्वराज की मॉम गई कहाँ पर, किसी को कोई आइडिया नहीं था। जब सेल्वराज की मॉम को बहुत ज्यादा ढूंढा गया, लेकिन यहाँ पर सेल्वराज की मॉम नहीं मिली। तो वो जब सेल्वराज की मॉम नहीं मिली तब उन्होंने तुरंत एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। सेल्वराज की चेन्नई में ही अभी नई नई नौकरी ही लगी थी और उसे काम करते हुए कुछ लगभग 7 महीने ही हुए थे, लेकिन जब उसको टेंशन होने लगी कि उसकी मॉम कहाँ पर है, वो उसकी टेंशन उसको वापस से अपने घर खींच लाई। वो वापस आ चुका था अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पर पता चला कि जिस इंसान से लास्ट टाइम सेल्वराज की मॉम ने बात करी थी उसका नाम था शेफी, मोहम्मद शेफी, जो शेनॉय रोड पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। पुलिस को जब ये बात पता चली तब वो तुरंत सारा काम धाम छोड़कर शेफी से मिलने के लिए गए, सिर्फ बात करने कि शायद उसे कुछ इस बारे में पता हो। जैसे ही पुलिस उस रेस्टोरेंट के पास पहुंची, शेफी ने देखा कि वहां पर रेस्टोरेंट के सामने कुछ पुलिस की गाड़ियां और कुछ पुलिस वाले आए हैं और पुलिस वाले रेस्टोरेंट के अंदर ही आ रहे हैं। जैसे ही शेफी ने ये चीज देखी वो पैनिक कर गया और वहां से भागने लगा। उसको भागता हुआ देख पुलिस वालों को अब सीधा सीधा समझ आ चुका था कि इस इंसान को कुछ पता है और इस इंसान ने कुछ तो गड़बड़ की है, और यही सोचकर पुलिस उसके पीछे भागी। आखिरकार थोड़ा भाग दौड़ बाद उसे पकड़ लिया गया, लेकिन जैसे ही वो पकड़ा गया वो सीधा सीधा पुलिस के सामने बोलने लगा कि ये मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं मारा है उसे, मेरे साथ 2 लोग और थे जिनका इसमें हाथ था। पुलिस वहीं पर ये बातें सुनकर हैरान परेशान हो चुकी थी। वहीं पर पुलिस का दिमाग चकरा चुका था कि ये तो सिर्फ बात करने के लिए आए थे, लेकिन शेफी ने जैसे ही ये चीज बोली उनको समझ आ चुका था कि शेफी ने कुछ तो किया है, किसी तो तरीके से कुछ तो इलीगल चीज हुई है जिसमें शेफी इन्वॉल्व्ड है, और जो उसके साथ और 2 लोग थे उन्होंने भी कुछ करा है। और इसी मूवमेंट से केरला का ह्यूमन सेक्रीफाइस केस ओपन हुआ था जिसमें 2 लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। द केरला रिचुअल। फागुल सिंह और लैला सिंह एक बहुत ही प्यारा सा कपल जो एक सोसाइटी में रहता था, नॉर्मल सोसाइटी में रहता था, और वो दोनों उस सोसाइटी में काफी ही ज्यादा पॉपुलर थे क्योंकि सारे लोग उन्हें जानते थे क्योंकि वो डॉक्टर्स थे। उनकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में। वो काफी आराम से रहते थे अपने सोसाइटी में भी और सोशल मीडिया पर भी काफी ही ज्यादा वो फेमस थे। सोशल मीडिया पर वो दोनों काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे, बातचीत किया करते थे, कभी फोटोज डाल दी, कभी वीडियोस बना के डाल दी। मतलब ये काफी ही ज्यादा स्वीट कपल था। कोई भी इन्हें देखेगा तो वो यही सोचेगा, यही समझेगा यार ये इन दोनों की तो मौज है, बड़े अच्छे से बड़े ही आराम से इन दोनों की जिंदगी चल रही है और ये एकदम अपनी लाइफ में खुश हैं। दोनों ही बड़े प्यार से अपने घर में एक साथ रहा करते थे। इन्हें किसी से कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी को नहीं पता था इनके घर में असल में चल क्या रहा है। घर के अंदर काफी लंबे टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी और वो जो दोनों लोग थे, वो जो एक कपल था, वो इस प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे थे। उन्हें कोई भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके वो थोड़े बहुत पैसे इधर उधर करके गुजारा चला रहे थे।
भागवल सिंह ने 2019 में अपना एक नया दोस्त बनाया फेसबुक पर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नई दोस्त बनाई फेसबुक पर, जिसका नाम था श्रीदेवी। और कमाल की बात यह है कि भागवल सिंह ने श्रीदेवी से 2 साल तक बात की है। 2 साल तक भागवल सिंह ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई श्रीदेवी को, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बाकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, डेली रूटीन बताना, सब कुछ बताना। पर इस चीज की वजह से इन दोनों के बीच में काफी ही ज्यादा बॉन्ड हो चुका था इन दोनों के बीच में। जैसे ही भागवल सिंह ने श्रीदेवी के सामने अपनी बातें ऊपर करना शुरू करी, अपनी प्रॉब्लम्स ओपन करना शुरू करी, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि काफी लंबे टाइम से हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। काफी टाइम से वो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां और कुछ भी उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। श्रीदेवी ने जब इन दोनों की भागवल सिंह से प्रॉब्लम सुनी, तब पता चला कि भागवल सिंह तो काफी लंबे टाइम से ये चीजें डील कर रहा है। श्रीदेवी ने बताया कि काफी टाइम पहले श्रीदेवी की लाइफ में भी ऐसी काफी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। पैसे को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, लेकिन एक इंसान था जिसने श्रीदेवी की मदद करी और उसे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी थी श्रीदेवी की। भागवल सिंह को जब पता चला कि ऐसा कोई इंसान है जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसने पूछा श्रीदेवी से, क्या ये इंसान हमारी मदद कर सकता है? कुछ दिनों बाद भागवल सिंह और लैला सिंह के घर पर एक इंसान आया और उसने आकर बताया उस इंसान को श्रीदेवी ने भेजा है, और वो इंसान कोई और नहीं, मोहम्मद शफी ही था। काफी बातचीत के बाद मोहम्मद शफी ने बताया कि भागवल सिंह और लैला सिंह के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। इसका रीजन कोई और कुछ भी नहीं, इसका रीजन सिर्फ ब्लैक मैजिक है। किसी ने उनके ऊपर काला जादू कर रखा है। इसकी वजह से उनकी लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल हो रखी है और उनको पैसे से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये बातें जब उन्होंने सुनी तो भागवल सिंह और लैला सिंह ने शफी से पूछा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। मोहम्मद शफी ने सामने ही सामने एक सॉल्यूशन रखा। उसने बताया कि वो दोनों प्रोसेस्ड है या फिर उन पर काला जादू किया हुआ है। तो मोहम्मद शफी सीधा सीधा बोला कि इस चीज को मैं फेस कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते बताते ही संभव कन्वेंस भागवल सिंह कि वो शफी को अलाउ करे टू स्लीप विद हिज वाइफ। जी हाँ, टू स्लीप विद हिज वाइफ। और ये खाली कोई फक्ड अप पार्ट नहीं था कि टू स्लीप विद हिज वाइफ व्हाइल भागवल सिंह इज अराउंड, इज इन द रूम। उसी रूम में भागवल सिंह ये सब कुछ देखे, एवरीथिंग हैपन, कि ये रूम में जो कुछ भी होगा वो सब भागवल सिंह को अपनी आंखों से देखना होगा। सच में जब ये चीज मैंने सुनी, ये चीज मैंने देखी, मेरा दिमाग फट चुका था कि ऐसा सच में कोई कैसे कर सकता है। आखिर वो ऐसा बोल कैसे सकता है कि ये सब कुछ होते हुए वो खुद देखे, कि आखिर कैसे हो सकता है। ये दोनों डॉक्टर्स थे, दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। आई गेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा टोल ले सकती है इंसान पे, लेकिन एक इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाए। मोहम्मद शफी पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसका छोटा सा रेस्टोरेंट था, एंड ही कन्विंस्ड 2 डॉक्टर्स टू गो थ्रू दिस रिचुअल, जिसने पूरा कन्विंस किया था, सब कुछ बताया था उन दोनों डॉक्टर्स को इसके बारे में। सच में वाकई ही अनबिलीवेबल था। इस चीज के बाद जो आगे नेक्स्ट स्टेप था वो और भी ज्यादा फक्ड अप है। इसके बाद मोहम्मद शफी ने बोला नेक्स्ट स्टेप के लिए कि वी नीड टू सेक्रीफाइस समवन, कि उन तीनों को मिलकर एक ह्यूमन सेक्रीफाइस करना होगा। शफी ने बोला उन दोनों को, मतलब उन दोनों डॉक्टर्स को, उन 2 पढ़े लिखे इंसानों को, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है ऐसा इंसान ढूंढने के लिए, तो शफी एक फीस लेगा उन दोनों से। वो एक इंसान को ले आएगा जिसको हम सेक्रीफाइस कर सके। He will make all the arrangements, the ritual। भागवल सिंह और लैला सिंह ने यहाँ पर हाँ बोल दिया एंड शफी वापस अपने रेस्टोरेंट पहुंच गया। शफी अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस के थ्रू काफी ज्यादा ऐसी औरतों को जानता था, और वो सारी औरतें सिर्फ एक ही काम में इन्वॉल्व थी, सारी एक ही काम करती थी, जो था लॉटरी टिकट्स बेचना। और उन सब लड़कियों में से एक लड़की थी जो एक औरत थी, वो थी रोसलिन। शेफी ने जाकर रोसलिन से बात करी और उसने बोला कि मेरे को शेफी को एक एडल्ट शूट करना है, मतलब कि एक एडल्ट वीडियो शूट करनी है। बेसिकली उसे पॉर्न शूट करनी है, उसे एक एक्ट्रेस चाहिए। एंड उसने रोसलिन को बोला कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा फॉर 1 सीन। अब आप लोग खुद ही इमेजिन करो,
रोसलिन के प्रोस्पेक्टस से 8,000 रुपीज पर डे, मतलब कि पूरा दिन काम करने के बावजूद भी कोई एक लड़का या एक लड़की पूरा दिन काम करके 1,000 रुपए या 1,500 रुपए कोई कमाता है, अगर उसे कोई एक सीन के लिए 10 लाख रुपए का ऑफर दिया जाए तो वो मना कैसे करेगा। अगर तुम बोलो एक वीडियो के लिए, लाइक एक सीन के लिए अगर उसे 10 लाख रुपए मिले तो उनका क्या ही डिसीजन होगा। रोसलिन सेड यस। और दूसरी साइड रिचुअल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। शेफी रोसलिन को लेकर भगवत सिंह और लैला सिंह के घर गया। वहां पर जाकर रोसलिन को बेड से बांध दिया गया और रोसलिन को लगा कि ये एक सीन का ही एक पार्ट है। एंड जैसे ही उसे लगा कि सीन शुरू होने वाला है और वो बड़े ही आराम से सुन पा रही थी कि शेफी साइड में कोई मंत्र पढ़ रहा है। और उसी टाइम रोसलिन को ये भी समझ आ चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसने जैसे ही चीखने की कोशिश करी, लैला सिंह ने सीधा आकर उसका गला काट दिया। रोसलिन का मर्डर करने के बाद बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जो तीनों लोग थे उन लोगों ने रोसलिन का फ्लेश काट कर खा लिया। रिचुअल के नाम पर 2 डॉक्टर्स ने और एक अनपढ़ ने ये सारी हरकतें करी। उन्होंने लिटरली फ्लैश को काट कर खाया था क्योंकि उन्हें लग रहा था इससे उन लोगों की प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो जाएंगी। हाउ स्टूपिड, दिस इज इनसेन। ये पूरी स्टोरी पढ़ते हुए सच में मैं तो हिल गया था। ये पॉसिबल कैसे है? क्या लोग इतने पागल हो सकते हैं? इस मर्डर के बाद जो रोसलिन की बॉडी थी वो भगवत सिंह और लैला सिंह के घर के बैकवर्ड यार्ड में ही गाड़ दी गई। कुछ टाइम बीता, भगवत सिंह और लैला सिंह ने ये कंप्लेंट करा कि भाई कुछ भी लाइफ में चेंजेस नहीं आए हैं। हमने यहाँ पर एक ह्यूमन सेक्रीफाइस भी कर दिया है लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो शेफी ने उसका जवाब दिया कि तुम पर जो ब्लैक मैजिक हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको तुम सिर्फ एक सेक्रीफाइस से टाल नहीं सकते। शेफी ने बोला कि हमें यहाँ एक और ह्यूमन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दोबारा से सेम डिमांड रखने पर शेफी ने दोबारा से पैसे मांगे भगवत सिंह और लैला सिंह से कि वो एक और इंसान को ले आएगा इस रिचुअल के लिए। और पैसे मिलने के बाद शेफी वहां पर वापस से निकल गया एक और विक्टिम को ढूंढने के लिए। शेफी ज्यादा दूर नहीं गया, वो वापस से उसी सर्कल में गया जहां से उसने रोसलिन को लिया था। उसी सर्कल में वो वापस ढूंढने लगा उस विक्टिम को जो उस सर्कल में सारी औरतें थी जो लॉटरी टिकट बेचती थी। और वहां पर शेफी को मिली एक औरत जिसका नाम था पद्मा। शेफी ने पद्मा को यहाँ पर वही सेम ऑफर दिया जो उसने रोसलिन को दिया था। सेम वीडियो शूट, सेम एडल्ट सीन, सेम अमाउंट। और यहाँ पर रोसलिन की तरह पद्मा भी हाँ बोल चुकी थी। शेफी पहले की तरह ही पद्मा को उन दोनों के घर लेकर गया। वापिस से सेम रिचुअल हुआ और पद्मा का गला काट दिया गया था। उसके बाद पद्मा के प्राइवेट पार्ट्स पर अटैक किया गया था और वहां से ब्लड को एक्सट्रैक्ट किया गया और पूरे घर में छिड़का गया। ये सब एक रिचुअल के नाम पर हो रहा था 2 डॉक्टर्स के घर में। इसके बाद पद्मा के 52 टुकड़े किए गए। जी हाँ, यहाँ पर पद्मा के 52 टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को जहाँ पर रोसलिन को गाड़ा था उसी के ऊपर ही, जी हाँ, उसी के ऊपर ही उन टुकड़ों को भी गाड़ दिया गया। जो स्टार्टिंग में मैं स्टोरी बता रहा था सेल्वराज की, उसकी मॉम का नाम पद्मा था। जो दूसरा विक्टिम थी इस रिचुअल की वो सेल्वराज की मॉम ही थी। जब सेल्वराज ने कंप्लेंट फाइल की कि उसकी मॉम मिसिंग है, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकली तो वो सीधा शेफी के पास पहुंची क्योंकि वो लास्ट इंसान था जिससे पद्मा ने बात करी थी। और जब शेफी भागा तो उसको पुलिस पकड़ने लगी। तो जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा तो वो वैसे ही सब कुछ पुलिस के सामने बकने लगा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में 2 लोग और थे। और वहीं से पुलिस को समझ आ चुका था कि ये खाली मिसिंग केस नहीं है, इसके अराउंड बहुत सारी और चीजें हैं जो यहाँ पर चल रही हैं। जैसे ही उसी टाइम पुलिस को ये सब कुछ पता चला तब फटाफट पुलिस ने यहाँ पर शेफी को अरेस्ट किया। जैसे ही पुलिस ने शेफी को पकड़ा, उसका बैकग्राउंड चेक किया, तब पता चला कि कुछ सालों पहले उस पर ऑलरेडी एक केस और कर दिया गया था। शेफी पर एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस पहले से ही चल रहा था और उस टाइम पर विक्टिम एक 75 इयर्स ओल्ड लेडी थी और उस केस में शेफी को बेल मिल चुकी थी। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि ये केस जो मैंने आपको भी पूरी स्टोरी बताई है, ये केस अभी भी चल रहा है। ये तीनों लोग अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और कोई भी जस्टिस अभी तक नहीं मिला है विक्टिम्स को या फिर उनकी फैमिलीज को। कोई कंक्लूजन नहीं आया है अभी तक इस केस पर। ही वॉज ए नॉर्मल पर्सन। सोसाइटी की नजरों में एक नॉर्मल इंसान
जो अपनी वाइफ के साथ रहता है, नॉर्मल वाइफ के साथ रहता है। ये किसी को भी आइडिया नहीं था कि असली में वो क्या कर रहे हैं, किन चीजों में इन्वॉल्व्ड हैं, और ये दोनों मर्डरर्स हैं। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी काफी सारे लोगों के बीच में रहते हैं, हम भी इन सोसाइटीज के बीच में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं। एंड इट्स वेरी पॉसिबल हमारी सोसाइटी में, तुम्हारी सोसाइटी में, जिनको तुम नॉर्मल समझ रहे हो, यू हैव नो आइडिया कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है। वेरी पॉसिबल कि तुम्हारी सोसाइटी के अंदर भी ऐसा कोई नॉर्मल कपल हो जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो। आई रियली होप ऐसा बिल्कुल भी ना हो। That it is very possible. श्रीदेवी was a fake Facebook profile. मोहम्मद शफी was the one who created it. जी हाँ, वो जो श्रीदेवी की Facebook प्रोफाइल थी वो भी एकदम फेक थी, और ये सब किया धरा मोहम्मद शफी का था। कोई श्रीदेवी नाम की लड़की नहीं थी जिससे उस डॉक्टर की बात हुई थी, और शफी का कहना यह था कि उसको श्रीदेवी ने भेजा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब प्री प्लान था। So guys, this was the story on the Kerala human sacrifice case. जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आप सुनकर ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, क्योंकि जब आप आज की कहानी सुनेंगे आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि ये रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। आप जरा सपोज कीजिए, अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से एक कॉल आता है और उस कॉल पर एक लड़की बोल रही होती है, तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसका नाम पूछेंगे और यही पूछेंगे कि आपने किससे बात करनी है या किसको फोन मिलाया है, और वो आपका नाम पूछकर अगर उसने सही जगह फोन मिलाया है तो वो बातचीत करेगी, नहीं तो वो यही बोलेगी कि सॉरी मैंने रॉन्ग नंबर मिला दिया। बस यहीं पर आप भी फोन रख दोगे और उसे भूल जाओगे, और वो भी फोन काट कर आपको भूल जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास एक लड़की का अगर फोन जाए तो वो उसके साथ हंसी मजाक करने लग जाते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस बना था। और जो लोग ऐसे होते हैं वो इस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। वो यही सोचते हैं क्या पता कोई जान पहचान वाली लड़की मिल जाए, इससे कोई दूर की रिश्तेदारी निकल आए। और जो आज की कहानी है, इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। एक लड़के के पास अचानक से एक कॉल आती है, और वो कॉल एक रॉन्ग नंबर लगती है। रॉन्ग नंबर लगने के बाद जब लड़की ने ये कहा कि सॉरी मैंने रॉन्ग नंबर गलती से मिला दिया है, इस एक रॉन्ग नंबर की वजह से जो कुछ भी हुआ, और बाद में चाहे पुलिस वाले हों, चाहे परिवार वाले क्यों ना हो उनके, चाहे पूरा गांव ही क्यों ना हो, एक रॉन्ग नंबर की वजह से 1 साल तक जो कुछ भी उसने झेला, ऐसी जो ये मिसाल है ये आज तक भी आपने इंडिया में नहीं सुनी होगी। जो आज की ये कहानी है वो झारखंड की है। झारखंड में एक पलामू नाम की जगह है। ये कहानी इस पलामू नाम की जगह से ही आई हुई है। और ये जो पलामू है, इस पलामू के पास एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है नावाडी। डेट थी 24 फरवरी साल 2022। इसी गांव के एक मुखिया थे जिसका नाम था कमलेश। उन्हीं के घर के सामने एक कुआं था। उसी कुएं में से एक दिन अचानक सुबह सुबह बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अब यहाँ पर एक कुआं था, एक कुएं में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तो उस गांव के सभी लोगों को यही लग रहा था कि जो कुआं है इसमें कोई ना कोई जानवर गिर गया होगा, और गिरने के कारण उसकी मौत हो गई होगी, और इसी कारण इस कुएं से इतनी ही गंदी बदबू आ रही है। क्यों ना इस कुएं को देखा जाए और इसे साफ करवाया जाए। अब जैसे ही वहां पर कुएं के पास गांव के लोग इकट्ठा होने लगे, उन्होंने यही सोचा कि जो भी इस कुएं के अंदर है उसे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो भी चीज इस कुएं के अंदर पड़ी है अगर वो पड़ी ही रह गई तो कुआं पूरा ही खराब हो जाएगा, और जो इसके अंदर का पानी है इसमें से हमेशा के लिए कोई भी पानी नहीं पी पाएगा। इसीलिए पूरे गांव वाले उस कुएं के पास इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के साथ साथ जैसे ही उन लोगों ने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें जो उस कुएं के अंदर दिखाई दिया, सच में वो लोग बिल्कुल ही चौंक चुके थे, एकदम घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल लगाया। पुलिस वालों को कॉल लगाते ही उन्होंने तुरंत यही कहा कि हमारे गाँव में एक कुआं है और उस कुएं के अंदर एक इंसानी बॉडी पड़ी हुई है जिसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। अब जब सुबह सुबह पुलिस वालों के पास ऐसा कॉल गया तो पुलिस वाले भी एकदम चौंक गए थे कि ये कौन है, कहां से आ गई ये अब नई बीमारी, और पता नहीं ये कौन होगा, किसकी ये लाश पड़ी होगी। पुलिस वाले तुरंत ही उस गांव में उसी कुएं के पास पहुंचे। एफएसएल की सारी टीमों को वहां पर बुलाया गया। उस डेड बॉडी को जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर निकाला गया। निकालने के बाद उस बॉडी को अच्छे से चेक किया। आसपास के पूरे इलाके को खंगाला जाता है, और सबसे पहला सवाल यही था
कि ये जो जिसकी बॉडी इस कुएं में से मिली थी ये है कौन। अगर इस डेड बॉडी की पहचान हो जाएगी तो मरने वाले के रिश्तेदारों को भी पहचान लिया जाएगा और उन्हें इस बॉडी के बारे में पूछा जाएगा। कोई सुराग मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये बॉडी उसके परिवार वालों को दे दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता, इस बॉडी के कोई ना कोई सबूत मिलते जिससे वो इसके कातिल तक पहुंच पाते। इसीलिए सबसे पहले ये पुलिस वाले इस बॉडी के बारे में खबर निकालने लगते हैं। आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं कि कोई भी इंसान क्या इस बॉडी को पहचानता है या जानता है। कोई इंसान ऐसा है कि जो इस बॉडी को देखकर पहचान जाए कि रहने वाला कहाँ का है, कि वो इस गांव का है भी या नहीं, या फिर बाहरी किसी और गांव से आया है। पुलिस वालों को अब यही लग रहा था अगर ये इस गांव का ना हुआ तो किसी और दूसरे गांव का होगा। और जब इस गांव के एक एक मेंबर से पूछा गया तो किसी ने भी इसकी शिनाख्त नहीं की, कोई भी इस आदमी को नहीं पहचानता था। पुलिस वालों ने इस बॉडी की एक फोटो ली और पोस्टर बनवाए। पोस्टर बनवा के आसपास के कई गांव में छपवा दिए, ताकि अगर ये आदमी किसी आसपास के गांव का होगा तो कोई ना कोई तो परिवार वाला उनमें से निकल कर आएगा जो ये कहेगा कि ये हमारे ही परिवार का सदस्य था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी आशंका की बात तो ये थी, उस गांव में कितने लोग रहते थे, उनमें से एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं इसे जानता हूँ। किसी ने भी इसे पहचाना नहीं। यानी कि सीधी सी बात है, एक गांव है, गांव के बीच एक कुआं है, कुएं में एक लाश मिली। अब ये लाश कहां से आ गई, इसे किसने मारकर फेंका और मारने वाला कौन था, मरने वाला कौन था, इन तीनों चारों सवालों के जवाब पुलिस वालों के पास थे ही नहीं। और ये सवालों के जवाब उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। यही सवाल गांव वालों के मन में भी चल रहे थे और इन सवालों के जवाब उन्हें भी कहीं से नहीं मिले। जब पुलिस वाले ये देखते हैं कि इस लाश को कोई पहचान ही नहीं रहा है, वही बात पोस्टर से भी जब बात नहीं बनी, तो पुलिस वालों ने जो लाश की फोटो खींची थी उसे सोशल मीडिया पर पब्लिश किया। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी साइट्स थी उन पर शेयर करना शुरू किया कि कोई तो होगा जो इस लाश को पहचानेगा, आएगा, बॉडी क्लेम करेगा और इस बॉडी को ले जाएगा। उसके बाद अगर मुकदमा करना होगा तो जिसने भी इसे मारा होगा इस पर केस बनेगा और इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिर तो कोई बात ही नहीं है। पुलिस वाले भी इसी उम्मीद के साथ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि कोई आएगा कि लाश को कोई ना कोई तो क्लेम करेगा। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता बीता, महीने बीत गए, यहाँ पर 1 साल बीतने को आ गया था। लेकिन इस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए कोई भी नहीं आया था। सोशल मीडिया, पोस्टर छपवाए, किसी ने भी इस लाश को नहीं पहचाना था। कोई भी किसी भी आदमी ने उस गांव के पुलिस स्टेशन में आकर ये नहीं कहा कि हम इसे जानते हैं। धीरे धीरे करके ये मिस्टीरियस केस बनता जा रहा था। ऐसे में जब पुलिस वाले देखते हैं कि किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये आदमी कौन है, कहां से आया है, कहां से आकर इस गांव में मर गया, किसी भी इंसान का एक टाइम तक वेट करते हैं। वेट करने के बाद इसे लावारिस मान लिया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर 1 साल हो चुका था। उस बॉडी को पुलिस वाले भी कब तक संभाल कर रख पाते। तो जिस धर्म का भी उसकी बॉडी लग रही थी, उसका चेहरा जिस धर्म का भी लग रहा था, उसी धर्म को मानते हुए पुलिस वालों ने ही उस बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया। और पुलिस वाले भी इस मामले को भूलकर और केसेस पर ध्यान देने लगते हैं। वक्त धीरे धीरे अब यहाँ पर गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। 1 महीना गुजरते गुजरते टाइम बीतता जा रहा था और इसी साल 2023 में एक आदमी उसी थाने में आता है। आने के बाद उसने कहा, साहब 1 साल पहले कोई आदमी आपको मिला था, कोई यहाँ पर दुर्घटना हुई हो 1 साल पहले, या किसी की मौत हुई हो 1 साल पहले, जिसकी लाश आपको मिली हो और उस बॉडी का कोई भी क्लेम करने वाला ना हो। अब ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी, तब तक तो कई पुलिस वाले ऐसे थे जो उस पुलिस स्टेशन में वो बदल चुके थे, नए इंस्पेक्टर्स आ जा चुके थे। इसीलिए जो अभी के पुलिस वाले थे उन्होंने यही कहा कि हमें फाइलों में चेक करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। वो आदमी भी अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं पर ही बैठ जाता है। उसने कहा, साहब जो भी करना है प्लीज अभी कीजिए, मैं 1 साल से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। पुलिस वालों ने देरी ना करते हुए पुरानी 1 साल की सारी फाइलों को खंगालना शुरू किया और वो आदमी वहीं पुलिस वालों के सामने बैठा इंतजार कर रहा था। उसकी नम आंखें फाइलों की तरफ और सिर्फ जो वो पुलिस वाले थे उन्हीं की तरफ थी। थोड़ी देर तक पुलिस वाले पिछले 1 साल की उस गांव के सभी फाइलों को खंगालते हैं। खंगालने के बाद एक फाइल निकलकर सामने आती है और उस फाइल में उसी मरने वाले लाश की फोटोग्राफ्स मिलते हैं और वही फोटोग्राफ्स उस आदमी को दिखाई जाते हैं जो थाने में अपनी नम आंखें लेकर बैठा हुआ था और ऐसे ही किसी आदमी की तलाश कर रहा था।
और देखते ही वो आदमी पहचान जाता है और वो रोते हुए यही कहता है कि साहब ये तो मेरा भाई अर्जुन सिंह है। अब ये यहाँ पर कैसे आया, हम तो दूसरे जिले गढ़वा के हैं। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनका भी दिमाग खराब हो जाता है कि ये तो दूसरे जिले गढ़वा के हैं। वो आदमी जब मर गया, मरने के बाद जो उसकी लाश थी वो पलामू जिले में कैसे आ पहुंची। न जाने कितने किलोमीटर का सफर इस लाश ने तय किया होगा और कैसे तय कर लिया। अब ये सवाल जब पुलिस वालों के दिमाग में दौड़ रहे थे तो सबसे पहले उस आदमी से ये पुलिस वाले पूछते हैं कि सबसे पहले आप ये बताओ कि इस लाश का पता हम लोग नहीं लगा पाए, हम पुलिस वाले होकर नहीं लगा पाए, तो तुमने कैसे लगा लिया? तुम्हें कैसे पता चला कि ये आदमी है जो इस जगह पर आया हुआ होगा और इस जगह पर आकर मरा हुआ होगा? तुम्हारा इस बॉडी के साथ रिश्ता क्या है? पुलिस वालों का ये जो सवाल था ये पूछना भी एकदम लाजमी था। उसका भाई बिना सोचे समझे यही बात बोलता है कि साहब मुझे ये नहीं पता कि मेरे भाई का इस गांव में, इस इलाके में क्या रिश्ता किसके साथ था। मुझे ये जरूर पता है कि ये मेरा भाई है। मैं इसे 1 साल से लगातार ढूंढ रहा था। अपने गांव के इलाके में जब मैंने अपने गुमशुदा भाई की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। जब मैंने अपने भाई को ढूंढने की खुद ही जांच पड़ताल करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मेरा भाई 1 साल पहले इस गांव में आया था। यहाँ पर आया, अब आने के बाद यहाँ से वापस नहीं लौटा तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मैं खुद यहाँ पर आया, मैंने खुद बारीकी से इस गांव में ढूंढा, पता किया और मुझे यही पता चला कि सेम एज का एक आदमी 1 साल पहले सेम तरह के कपड़े पहना हुआ 1 साल पहले एक आदमी की लाश मिली थी जिसे पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। ये जानकारी जब साहब मुझे मिली, मैं सीधा आपके पास आपके सामने आया इस पुलिस स्टेशन में। आने के बाद जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आदमी क्यों आया था, इसे किसने मारा, इन सवालों का जवाब ना तो मेरे पास है, ना ही मेरे किसी सगे संबंधी के पास है और ना ही आपके पास है। पुलिस वालों के साथ ये बातचीत करते हुए ये मामला एक बार फिर वहीं पर आके ठहर गया था। अभी 1 साल बाद सिर्फ यही पता चला है कि ये जो आदमी था ये मरने वाला कौन था। इसके अलावा कोई और जानकारी अभी तक पुलिस वालों को नहीं मिली थी। अभी कातिल कौन है, उसे किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा, अभी ये जो भी सारी चीजें थी ये सुलझाना भी बाकी थी। बहरहाल पुलिस वालों को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लीड मिल चुकी थी कि कम से कम जो ये यहाँ पर आया था इसका नाम अर्जुन सिंह था। इसकी उम्र 26 साल की थी और ये यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था। अब पुलिस वाले यहाँ पर सारे संबंधों को पूरे नावाटी गाँव में सारी चीजें अब यहाँ पर खंगालने शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को लगा ये आदमी यहाँ पर इस गांव में, नावाड़ी गांव में किसी से मिलने के लिए आया था तो कोई तो ऐसा होगा, कोई तो शख्स ऐसा होगा जो इस आदमी को जानता होगा। अगर इस गांव में नहीं तो आसपास के किसी गांव में होगा। पुलिस वाले इस एंगल पर छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। कायदे से पुलिस वाले ना तो इस मरने की पहचान कर पाए थे, ना ही अब तक कातिल को पकड़ पाए थे। इसीलिए पुलिस वालों को ये लगा कि हमें कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछताछ करने लगे, छानबीन करने लगे, तब पुलिस वाले टेक्निकल टीम का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले इस आदमी की, यानी कि जिस आदमी की बॉडी मिली थी, यानी कि अर्जुन सिंह की, इसका कॉल डिटेल्स निकलवानी शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है जब ये आदमी आया था तो हो सकता है इसे किसी ने फोन करके बुलाया हो, तो लास्ट कॉल डिटेल्स तो इनके हाथ लगी जाएगी। जब ये कॉल डिटेल्स खंगालना लगते हैं तो कॉल डिटेल की जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक नंबर मिलता है इसी गांव की रहने वाली एक महिला सबीना का। अब पुलिस वालों को जो इस गांव में रहने वाली सबीना का नंबर मिलता है, पुलिस वाले ना आओ ना ताओ देखते हैं, वो फौरन ही अपनी टीम निकालते हैं, गाड़ियों निकालते हैं। गाड़ी में बैठकर चलते ही सीधा वो गाड़ी सबीना के घर के बाहर रुकती है। साथ में वो सबीना और उसके पति को उठाते हैं। उठाने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि ये मरने वाला जो है इसका नंबर तुम्हारे फोन में क्या कर रहा है और इसके मरने से 1 दिन पहले तुम्हारी इसके साथ क्या बात हुई और क्यों बात हुई, तुम उसे जानती हो तो वो आदमी तुम्हारा रिश्ते में क्या लगता था। अब ये बात जब महिला सुनती है तो महिला घबरा जाती है। घबराते हुए महिला सिर्फ यही बात कहती है कि साहब मैं तो इसे नहीं जानती। लेकिन अब पुलिस वाले कह रहे थे कि मेरे पास सबूत है, ये रही इसके कॉल डिटेल्स, तुम खुद चेक कर लो, तुम उससे मिली हो, तुमने उससे बात की है। अब सबूत और सारे कागजात उस सबीना के सामने पड़े हुए थे, तब उसे यही लगा कि अब शायद झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अंत में वो महिला हार मान जाती है, जो उसकी मजबूती थी वहां पर वो टूटने लगती है और वो पुलिस वालों के सामने अपना मुंह खोल देती है। और मुंह खोलने के बाद जब वो औरत ऐसी कहानी सुनाती है और उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप तो क्या पुलिस वाले भी जो सामने बैठे थे वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि इस औरत का किया क्या जाए, कौन सी सजा इस महिला को दी जाए। दरअसल आज से ठीक 2 साल पहले, यानी कि कायदे से कहा जाए साल 2021 में जो सबीना थी, सबीना का जो पति था वो बाहर काम करने जाया करता था।
सबीना के 2 बच्चे थे, घर में उसकी एक बूढ़ी माँ रहा करती थी और साथ ही जो उसके पति की 2 बहनें थी वो भी कवारी थी, यंग उम्र की थी, वो भी साथ में ही रहा करती थी। अगर यहाँ पर पति ही काम पर चला जाता है तो औरतें करती क्या हैं, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होगी। औरतें कहीं ना कहीं फोन पर लग जाती हैं, फोन मिलाने लग जाती हैं, जैसे कि अपनी बुआ के पास, अपनी मायके में अपनी माँ के पास फोन मिला लिया, अपनी सहेली के पास फोन मिला लिया, या फिर किसी भी अन्य यानी कि कोई भी जान पहचान आप लगा लीजिए, तो उन्हें वो फोन मिलाकर उनके साथ वो बिजी रहना ज्यादा पसंद करती हैं। और यही जितना भी ये कार्यक्रम था सारा, वो वही इस औरत सबीना ने भी किया। पति के जाने के बाद उसने ऐसे ही किसी को एक फोन मिलाना था, फोन मिलाते ही उसने बातचीत करनी थी। यही बात है कि साल 2021 में यानी कि आज से 2 साल पहले वो एक फोन मिला रही थी और गलती से उसका एक रॉन्ग नंबर लग गया। रॉन्ग नंबर, कोई एक नंबर उसका इधर उधर हुआ और वो कॉल लग गई। बेल जा रही थी, उसका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि उसने एक रॉन्ग नंबर मिला दिया है। गोवर्धन रमकंडा नाम के गांव में रहने वाले अर्जुन सिंह को ये कॉल मिल जाती है। अर्जुन को कॉल लगा, अर्जुन ने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद सबीना बोली कि उसने अपना परिचय दिया। उसने ये कहा कि मैं यहाँ से इस जगह से बोल रही हूँ, मुझे इस आदमी से बात करनी है या इस औरत से बात करनी है। मैंने जहाँ पर फोन मिलाया है, अब आप बताइए वहाँ पर फोन लगा है कि नहीं। अब अर्जुन यहाँ पर क्या कहता, उसका तो इस सवाल का यही जवाब होना था कि आपने जहाँ पर फोन मिलाया है वहाँ पर आपका फोन नहीं लगा है, आपका फोन एक रॉन्ग नंबर पर लगा है। अर्जुन सिंह ने यहाँ पर यह कहा कि फोन रखते रखते मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। अब ये जो महिला सबीना थी, ये बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उससे ये पूछती है कि कौन सी बात, जिसमें अर्जुन कहता है कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, मानो कि आपकी आवाज सुनकर ही प्यार हो जाए। अब ये बात जब अर्जुन कहता है तो वो सबीना हंसने लगती है। हंसने के बाद दोनों के बीच में थोड़ा हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक होने के बाद वो कहती है ठीक है ये रॉन्ग नंबर है, तो वो फोन रख देती है। सबीना फोन रखती है। सबीना वही फोन नंबर चेक करती है और वो जिस नंबर पर उसने पहले कॉल लगानी थी उसी नंबर पर वो दोबारा कॉल लगाती है और वो उसी पर्सन के साथ कॉल पर बिजी हो जाती है। लेकिन जैसे कि ये सबीना उस कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर रही थी किसी रिलेटिव के साथ, इसी बीच उसी अर्जुन सिंह का एक बार फिर सबीना के पास फोन आता है। फोन आता है कि जो कायदे से जो सबीना थी इसे गुस्सा होना चाहिए था, क्योंकि इससे तो रॉन्ग नंबर लगा था और उसी जो रॉन्ग नंबर लगा था उसी नंबर से सबीना के पास एक बार वापस कॉल आ रहा था। सबीना को यहाँ पर गुस्सा होना चाहिए था, इसका ये जो नंबर था ये ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन सबीना ने ऐसा नहीं किया। सबीना ने बकायदा वो फोन उठा लिया। उठाने के बाद उसने हेलो बोला और कहा कि बोलिए, हाँ जी क्या बात करनी है आपको। फिर से अर्जुन वही बात कहता है कि यार आपकी आवाज बड़ी सुंदर है, मानो कि आपकी आवाज सुनकर प्यार हो जाए। अब सबीना यहाँ पर एक बार फिर हंसने लगती है। हंसने के बाद फिर कहती है कि आवाज में ऐसा क्या है कि मेरी आवाज सुनकर ही आपको मुझसे प्यार हो गया। इसमें अर्जुन कुछ और कहता है, सबीना कुछ और कहती है। ऐसे ही कहते कहते इनकी लंबी बातचीत शुरू हो जाती है और ये ही बातों का सिलसिला बकायदा करीबन आधे घंटे तक चलता रहा। और जो पीछे सबीना जिस कॉल पर बात कर रही थी, इसी आधे घंटे के बीच में वो उस रिश्तेदार की कॉल को कट कर चुकी थी। कॉल कट करने के बाद वो इस अननोन पर्सन अर्जुन सिंह के साथ बात करने लग जाती है। आधे घंटे तक जब ये बात चल रही थी, इन्होंने एक दूसरे का नाम पूछा, जगह वगैरह पूछी कि कहाँ पर रहते हो, क्या काम वगैरह होता है, क्या काम वगैरह चल रहा है, ये सब कुछ पूछा। और सबीना ने यहाँ पर यही कहा कि वो शादीशुदा है, मेरा पति शाम को घर आ जाएगा और फिर तुम शाम को फोन मत करना, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी। यानी कि बिना कहे बिना मिले ये दोनों एक अननोन फोन कॉल पर एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके थे। अब अर्जुन दिन भर इसके फोन का इंतजार करता रहता है। सबीना मौके की तलाश में रहती थी कि कब उसे मौका मिले और वो अर्जुन सिंह को फोन करे। ना ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और ना ही ये एक दूसरे को जानते थे, पर दोनों के बीच इस कदर प्यार चल रहा था कि शायद दोनों एक दूसरे से बात किए बिना रह ही नहीं सकते थे। बातों का सिलसिला अब यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और इन्हें अब यहाँ पर ये लगा कि इन्हें एक दूसरे के साथ अब मिलना चाहिए। मिलकर ये दोनों लंबे लंबे टाइम तक आपस में मिला करते थे। मिला करने के बाद ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। अब यहाँ पर एक घर है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर जो सबीना का पति था उसकी 2 बड़ी बहनें थी जो कि यंग एज की थी, बहुत ही वो समझदार भी थी। जब वो देखती हैं कि हमारी भाभी किसी के साथ कॉल पर लंबे लंबे टाइम तक हंस हंस कर बातें कर रही हैं, तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर डाउट होने लगता है और वो बात कर रही हैं तो इतनी बात कर रही हैं, वो भी किससे। और जब ये दोनों अपनी भाभी के पास जाती हैं तो उनकी भाभी यानी कि सबीना फोन को कट कर देती है और वहीं पर रख देती है। जब वो दोनों लड़कियां अपनी भाभी से दूर होती हैं तुरंत ही वो उसकी भाभी फिर कॉल पर एक बार लग जाती है।
अब बहनों को यहाँ पर लगता है कि दाल में शायद कुछ काला है। इस बारे में वो अपने भाई को यानी कि सबीना के पति को मनदीप को ये सब कुछ बताती हैं। जब मनदीप ये सारी बातें सुनता है, जैसे ही उसे ये पता लगता है कि जो उसकी वाइफ है सबीना वो किसी अननोन आदमी के साथ बातें कर रही है, वो भी हंस हंस कर लंबे लंबे टाइम तक कॉल पर रह रही है, उसका गुस्सा वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मनदीप उसे डांटता फटकारता है, तुरंत उसका फोन चेक करता है, उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है और उस कॉल हिस्ट्री में अर्जुन का नंबर मिलता है जिसे घंटों घंटों तक सबीना बात किया करती थी। अब अर्जुन का नंबर यहाँ पर मिला। जब उसे ये नंबर मिला, सच में मनदीप का यहाँ पर दिमाग फट चुका था, उसका गुस्सा सच में 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। मनदीप ने सीधा यही कहा कि तुम इसे तुरंत ब्लॉक करो और इसके साथ बातचीत करना बंद करो, नहीं तो मुझे 1 सेकंड लगेगा तुम्हें छोड़ने के लिए। अब सबीना यहाँ पर समझदार निकली, जो कि वो 2 बच्चों की माँ थी। वो इस तरह से अपने पति के साथ भी गद्दारी नहीं कर सकती थी। वो लिहाजा अर्जुन को कहती है, देखो कि हम यहाँ पर काफी लंबे टाइम से बात कर रहे हैं और हमारा आगे कोई फ्यूचर भी नहीं है, हमारा कोई भविष्य नहीं है, तो तुम अपने में मशरूफ रहो, मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ। क्योंकि फ्यूचर जब आगे है ही नहीं तो ऐसे ही बात करने का कोई फायदा नहीं है, इससे मेरी घर गृहस्थी भी खराब होगी और तुम भी अपनी आगे की जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसीलिए तुम मूव ऑन करो और मुझे भूल जाओ, अपनी जिंदगी तुम अच्छे से जियो और मुझे अपने पति अपने बच्चों के साथ अपनी अच्छी जिंदगी जीने दो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। साथ में वो ये बात भी बोलती है। अब अर्जुन जब ये बात सुनता है तो उसे एक तरह से बहुत ही जोर से झटका लगता है, जो कि अर्जुन कहीं ना कहीं जो था वो सबीना से बेहद प्यार करने लग जाता है। जब ये बात अर्जुन सुनता है, उसने तुरंत यही बात कही कि तुरंत तुम अपने पति को छोड़ो और तुरंत मेरे पास आ जाओ। अगर तुम अपने बच्चे भी साथ लाना चाहती हो तो तुम अपने बच्चों को भी साथ ले आओ, लेकिन तुरंत तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब सबीना 2 मुसीबतों में फंस जाती है, एक तो अपने पति की और दूसरी अर्जुन सिंह की। अब वो जो सबीना थी ना तो अपने पति को छोड़ सकती थी ना अपने बच्चों को छोड़ सकती थी, और इधर अभी जो अर्जुन सिंह की बातें थी उसमें ये फंस चुकी थी क्योंकि अर्जुन सिंह उसके पीछे पड़ चुका था। और इसी बारे में सबीना ने अपने पति मनदीप को ये सारी बातें बताई। उसने ये सारी बातें बताई कि अर्जुन ऐसे ऐसे बोल रहा है और अब वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो मान ही नहीं रहा। पति कुछ टाइम तक सबीना पर गुस्सा करता है, उसे डांटता फटकारता है, अब देख लो तुम्हें जो भी तुमने घटिया हरकत की है उसका नतीजा क्या निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन अब वो भी तो सबीना पत्नी थी मनदीप की, तो मनदीप को भी कुछ ना कुछ यहाँ पर करना था। इसीलिए इन सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान को बनाने के बाद इन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम भी सेट किया और वो डेट थी 23 फरवरी साल 2022। इसी डेट के दिन सबीना ने अर्जुन को कहा कि आओ मिलते हैं, मिलेंगे, थोड़ा हमारे बीच में बात विवाद होगा और वो हम जो भी बात है हम सुलझा लेंगे आपस में बात करके। अब सबीना जब ये बात कहती थी तो अर्जुन सिंह था वो खुशी से फूले समा उठा था। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए इस जगह पर जा रहा हूँ। इतना तय करते ही, इतना अपने दोस्त को बताते ही वो चुपचाप से निकल जाता है। रात को पलामू जिला पहुंच जाता है, वहां से नवाड़ी गांव पहुंच जाता है। जाने के बाद सबीना उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस यानी कि एक ऐसा मकान जो भी बन रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो उसे वहां पर बुलाती है। जैसे ही वो वहां पर बुलाती है, अर्जुन सिंह वहां पर पहुंच जाता है, खुश होता है, सबीना के साथ गले लगने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच पीछे से जो मनदीप है और जो उसकी 2 ननंद थी रीमा और अभिना, वो सारे लोग अर्जुन के ऊपर टूटकर वार कर देते हैं। जी हाँ, ईंटों पत्थरों से उस पर अर्जुन सिंह पर लगातार वार करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही करते करते यहाँ पर अर्जुन सिंह दम तोड़ चुका था। अब यहाँ पर एक मर्डर हो जाता है। मर्डर करने के बाद एक बॉडी को भी तो ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था, तो उन्होंने जब काफी देर तक सोचा कि अर्जुन सिंह की बॉडी को कहाँ पर छुपाया जाए, तो अंत में उन्हें एक आइडिया निकल कर आया। तो उन्होंने उसके हाथों को और पैरों को बांध दिया। बांधकर जो गांव के मुखिया थे कमलेश उराव, वो उनके कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, और इतने में ही वो उस बॉडी को उस कुएं के अंदर फेंक देते हैं और बॉडी को फेंकते ही वो तुरंत अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ये लाश कुएं में से निकल कर आती है और पुलिस वाले आते हैं, पूछते हैं, और इस मनदीप से भी पूछा जाता है, सबीना से भी पूछा जाता है, साथ ही सबीना की जो 2 ननंदे थी उनसे भी पूछा जाता है, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं। यानी कि जो भी था, पुलिस वाले उस बॉडी के बारे में उस गांव के हर एक मेंबर से पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम इसे जानते हैं। बाकी लोगों की तरह मनदीप, सबीना, जो उसकी ननंदे थी, वो सभी इनकार कर देते हैं और ये जो केस था, क्राइम था, ये 1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा।
लेकिन जिस दोस्त से जिसने यानी कि ये अर्जुन सिंह ने कहा था कि मैं तुम्हारी भाभी से मिलने जा रहा हूँ, उससे जब अर्जुन का भाई पूछताछ करता है तो उसका भाई जब खोया था तो वो हर जगह अपने भाई की पूछताछ कर रहा था। तो उसके दोस्त ने कुछ हिंट दिया कि मुझे नहीं पता कि वो किससे मिलने के लिए, लेकिन मुझे उसने इतना बताया था कि वो पलामू जिले में एक नवाडी गाँव है, थाना क्षेत्र वहाँ पर रामगढ़ लगता है, इसी थाना क्षेत्र में वो किसी से मिलने के लिए जा रहा है। जब अर्जुन सिंह का भाई ये सब कुछ सुनता है वो तुरंत इस गांव में पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद ये सारा मामला यहाँ पर खुल जाता है। अब ये जो महिला और उसका पति ये जो जुर्म कर रहे थे या जो कर चुके थे, पुलिस वालों ने उसी टाइम कहा कि ये किस तरह की महिला है, अपने चरित्रहीन की दरिंदगी में कैसे इसने एक आदमी को फंसाने के बाद इसने मजबूरन उसे अपने रास्ते से हटा दिया। बहरहाल ये मामला ये भी केस ओपन हुआ है, ये इसी साल यानी कि 4 मार्च 2023 के दिन ही ओपन हुआ है। तो अभी भी इस क्राइम के बारे में जिन्होंने भी ये क्राइम किया था, सबीना, उसका पति और जो भी है इसकी 2 बहनें थी, ये जो भी इस क्राइम में शामिल था, इनके बारे में अभी रिपोर्ट आना बाकी है कि इन्हें कितने सालों की सजा होती है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। एक हंसता खेलता परिवार सभी आम परिवारों की तरह रह रहा था और अचानक इस परिवार में कुछ लोगों की सोच इतनी बदल चुकी थी कि वो अपने ही परिवार के लोगों को नापसंद करने लगे। फिर ऐसे ही चलते चलते बीच में एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने परिवार की उस परिवार में से कुछ लोगों ने अपने ही परिवार की बेटियों को मार डाला। ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्यों किया गया, चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। उससे पहले मेरा नाम है करुण और आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट का एक और कमाल का एपिसोड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आइए फटाफट इंस्टाग्राम पर भी जुड़ते हैं। साथ ही साथ कमेंट में पिक में लिखना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। दोस्तों बात है 2007 की। दुबई में एक परिवार रहा करता था और वो परिवार दुबई को छोड़कर कनाडा में शिफ्ट हो जाता है। जो इस परिवार का मुखिया था उसका नाम था मोहम्मद शाफिया। इस मोहम्मद का परिवार मोहम्मद शाफिया के नाम से जाना जाता था। ये परिवार दुबई से, कनाडा से या फिर किसी और सिटी से नहीं, बल्कि ये परिवार अफगानिस्तान का था। जो कि ये परिवार सन 1992 में दुबई में आकर शिफ्ट हो जाता है। 1992 से लेकर 2007 तक जो इस परिवार का मुखिया था, मेरा मतलब कि मोहम्मद शाफिया, ये मोहम्मद शाफिया 1992 से लेकर 2007 तक इसने गाड़ियों का काम किया। साथ ही साथ इसने रियल एस्टेट बिजनेस को भी बढ़ाया, यानी कि प्रॉपर्टीज का भी काम करता था। और जब इसका परिवार इतनी ऊंचाइयां चढ़ रहा था, यानी कि मोहम्मद अपने परिवार को पैसों को लेकर ऊपर लाई जा रहा था, मतलब कि आगे बढ़ाई जा रहा था, तो इसे लगा मेरे पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है, मुझे अब कनाडा में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो 2007 में मोहम्मद का पूरा परिवार मॉन्ट्रियल कनाडा में शिफ्ट हो जाता है। इस परिवार में कुल टोटल 9 लोग थे, जिसमें मोहम्मद खुद, उसकी 2 बीवियां प्लस उसके 7 बच्चे। मोहम्मद की पहली बीवी से कोई भी बच्चा ना होने के कारण परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद ने दूसरी शादी की थी। मोहम्मद 2007 में जब कनाडा आया तो वो अपने साथ अपनी दूसरी बीवी टूबा और अपने 7 बच्चों को लेकर आया था। लेकिन जब ये कनाडा आया था तब तक इसकी पहली बीवी इसके साथ नहीं रहा करती थी। जब ये कनाडा शिफ्ट हुआ वहां पर इसके मन में आया कि भाई मुझे लगता है पहली बीवी को भी मुझे अपने पास ही बुला लेना चाहिए। तो इसने अपनी पहली बीवी रूना को भी इसे अपने साथ बुला लिया, ये कहकर कि ये साली है। अगर इस परिवार में रूना की बात करें तो इस रूना की इमेज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, बल्कि इसे तो यहाँ पर एक नौकरानी बनकर रहना पड़ता था, क्योंकि अब यहाँ पर रूना भी मजबूर थी। इसके पास कोई और चारा ही नहीं था, इसे कोई जानता नहीं था, इसकी कोई जान पहचान नहीं थी, इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो इसे मजबूरन ही इस परिवार के साथ रहना पड़ रहा था। तो यहाँ पर अगर मोहम्मद के बच्चों की बात की जाए तो इनमें से 4 लड़की और 3 लड़के थे। मैं आपको इसके बारे में पहले ही साफ बता देता हूँ कि इस पूरी स्टोरी में ज्यादा नहीं 3 शख्स का नाम बार बार आएगा, तो इसे आप ध्यान से माइंड लगाकर सुनिएगा, क्योंकि ये 3 लोग बहुत ही ज्यादा इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट हैं। पहली लड़की जैनब, दूसरा हामिद और तीसरी सहर। ये तीनों का नाम बार बार इस स्टोरी में आने वाला है क्योंकि इनका कैरेक्टर इस स्टोरी में सबसे ज्यादा है। जब मोहम्मद कनाडा में शिफ्ट हुआ तो कुछ ही दिनों में इसने एक बड़ा सा स्टोर और कुछ गाड़ियां खरीदी। जो मोहम्मद ने दुबई में रहकर अपना पैसा इतना सारा इकट्ठा किया था, तो
जब इसे कनाडा में रहना था, अपना घर लेना था, गाड़ियां लेनी थी, अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, तो इसे उस पैसों से ज्यादा दिक्कत नहीं आई। वो पैसे इसके पास थे, ये ऐसे ऐसे लगाता गया और अपना बिजनेस भी आगे बढ़ाता गया, स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया, अपना घर भी बनाया। इस परिवार की शुरू से ही आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही थी, इसीलिए ये परिवार कनाडा में ही जल्दी ही शिफ्ट हो जाता है और अच्छे से ही रहन सहन करने लग जाता है। परिवार एकदम ओके चल रहा था, सब कुछ परिवार में ठीक था, लेकिन दिक्कतें तब आनी शुरू हुई जब बड़ी बेटी ज़ैनब को स्कूल में डाला गया। उस वक्त ज़ैनब की उम्र करीबन 17 से 18 साल की रही होगी। कनाडा का स्कूल ज़ैनब को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा, क्योंकि एक तो वो स्कूल काफी ज्यादा बड़ा था और एकदम खुला था, इसीलिए उसे ये स्कूल बहुत पसंद आया। और इसी स्कूल में ज़ैनब की क्लास में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था अमर वहीम। ज़ैनब को स्कूल अटेंड करते कुछ ही दिन हुए थे और इन्हीं शुरुआती दिनों में अमर और ज़ैनब की एक दूसरे पर नजर गई और इन दोनों को ये सच में बहुत ही ज्यादा सबसे अलग लगे। जो क्लास में जितने भी बच्चे थे, यानी कि स्कूल में भी आप लगा सकते हो, जितने ही बच्चे थे, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अलग लगे। ऐसे ही ज़ैनब डेली स्कूल आती, इधर से अमर डेली स्कूल आता, क्लास में बैठते, एक दूसरे को बस देखते रहते। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा, इनकी बातें सिर्फ और सिर्फ नजरों नजरों में ही चलती रहती थी। और एक दिन आया जब अमर ने एक प्रेम पत्र लिखा और ज़ैनब को दे दिया। अमर ने उस लेटर में लिखा, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो नेक्स्ट डे तुम व्हाइट ड्रेस पहनकर आना। क्योंकि आपको मैं बता दूं ऐसा अमर ने क्यों लिखा, क्योंकि नेक्स्ट डे 14 फरवरी था, यानी कि वैलेंटाइन डे। ज़ैनब अगले ही दिन वही ड्रेस पहनकर आती है जो कि अमर ने कहा था, यानी कि व्हाइट ड्रेस। और ऐसे ही करते उसे लगा था कि हाँ, ज़ैनब भी मुझे पसंद करती है और मैं तो उसे पसंद करता ही हूँ। अब ज़ैनब और अमन दोनों स्कूल आते हैं और धीरे धीरे ये एक दूसरे से बातचीत करना और मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। दोनों कभी खुलकर स्कूल में या फिर बाहर नहीं मिला करते थे, बस ये मौका देखा करते थे कि कब हमें कोई स्कूल की जगह खाली मिले जहां पर हम मिल सकें। और दोनों ज्यादातर व्हाट्सएप चैटिंग पर नहीं, इंस्टाग्राम पर नहीं, बल्कि ईमेल पर चैट किया करते थे। इन दोनों का रिश्ता चोरी छुपे जैसा रिश्ता चल रहा था, क्योंकि ज़ैनब नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह मेरे परिवार को पता चले कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। ज़ैनब ने अपने बॉयफ्रेंड आमिर को पहले से ही ये चेतावनी दे रखी थी कि भाई तुम मेरे भाई हामिद से बचकर रहना, क्योंकि अगर मेरे भाई हामिद को सब कुछ पता चल गया हम दोनों के बारे में तो ये बात घर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ऐसे ही मेरे परिवार को बात पता चलते ही मेरा स्कूल में आना भी बंद हो सकता है। ज़ैनब और आमिर का दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था और यहाँ पर इसके पिता दुबई गए हुए थे। ज़ैनब को घर खाली मिल जाता है तो ये उसी दिन आमिर को घर पर बुला लेती है। अभी अमर को आए कुछ ही देर हुई थी ज़ैनब के घर पर और इतने ही देर में हामिद घर पहुंच जाता है और इन दोनों को यहाँ पर हामिद घर पर आकर पकड़ लेता है। हामिद आमिर को देखते ही इतना आग बबूला हो जाता है और उसे लड़ाई करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ज़ैनब यहाँ पर बीच में आकर अपने बॉयफ्रेंड अमर को घर से भगा देती है। हामिद उसी शाम अपने माँ बाप को ज़ैनब और अमर के बारे में सब कुछ बता देता है। आखिर वही बात हुई, इसके माँ बाप को पता चलते ही ज़ैनब का अब स्कूल जाना बंद हो चुका था और उसे अब घर में ही कैद कर दिया जाता है। ज़ैनब भी यहाँ पर अब कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि जो उसका बाप था यानी कि मोहम्मद, वो एक गुस्सैल आदमी था और ज़ैनब अपने पिता से बहुत डरा करती थी, तो इसीलिए यहाँ पर ज़ैनब भी कुछ नहीं कर पाई। अब यहाँ पर एक लड़की ज़ैनब अपने ही घर में बंद की गई थी और उधर दूसरी तरफ सहर, इसका भी रिलेशनशिप किसी और व्यक्ति के साथ चलने लगता है। सहर और उसका बॉयफ्रेंड भी वैसे ही मिला करते थे जैसे कि इसकी बड़ी बहन ज़ैनब और उसका बॉयफ्रेंड मिला करते थे। इनका भी रिश्ता एकदम चुपचाप चल रहा था, किसी को अभी तक पता नहीं चला था कि सहर ने भी अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। और एक दिन आता है और तूबा जो कि सहर की माँ थी वो स्कूल पहुंचती है और स्कूल में उसने देखा कि सहर एक लड़के के साथ घूम फिर रही है। सहर की इस बात को लेकर उसे घर पहुंचकर इतनी ज्यादा डांट पड़ी और शायद मार भी, और घर में सब लोग उससे बात करना भी बंद कर चुके थे। हालांकि सहर की माँ टूबा सहर का स्कूल जाना तो बंद नहीं करवाती, लेकिन उसे अपने परिवार से एकदम अलग थलग कर देती है। सभी लोग उससे बोलना बंद कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सहर से कोई नहीं बोलेगा। सहर अब अपने बॉयफ्रेंड से भी नहीं मिल पा रही थी और परिवार ने तो पहले ही उसे अलग कर दिया था।
जिसकी वजह से शहर यहाँ पर डिप्रेशन में पहुंच जाती है और डिप्रेशन की वजह से शहर का वेट भी अब कम होने लगता है। अपने घर से शहर इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि एक दिन शहर ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर शहर को बचा लिया गया। शहर अब एकदम ठीक हो चुकी थी, लेकिन परिवार ने शहर को अभी भी अलग थलग अकेला छोड़ रखा था। शहर से उसके परिवार में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। शहर की जो हालत अभी हो चुकी थी अकेले रहने की और अपने आप में ही बड़ बनाने की, शहर की स्कूल की टीचर बाल संरक्षण विभाग को शहर की इंफॉर्मेशन दे देती है। जब बाल संरक्षण विभाग वालों को ये पता चला तो वो शहर के घर पहुंचते हैं। वो विभाग वाले यहाँ पर टूबा से बातचीत करते हैं शहर के बारे में। वो ये सब पूछते हैं कि भाई तुमने शहर से सबने बात करना क्यों बंद कर रखा है, और ये सब भी कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि शहर ने अपने ही घर में आत्महत्या की भी थी या नहीं। तो यहाँ पर शहर की माँ टूबा इस चीज के लिए सब कुछ मना कर देती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना तो शहर ने आत्महत्या की और सभी लोग शहर को बड़े ही प्यार से बुलाते भी हैं। सिर्फ उसकी माँ ने ये कहा कि शहर हिजाब पहनने से थोड़ा सा दुखी है और कोई भी बात नहीं है। टूबा के इस झूठ में हामिद साथ देता है। डर के मारे उसकी बहन जैनब भी साथ देती है और बाकी के भाई बहन भी। शहर यहाँ पर अब 18 साल की होने वाली थी। इसी कारण बाल संरक्षण विभाग वाले भी इस केस में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं और केस को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अब यही चल रहा था कि जैनब को एक कमरे में बंद कर रखा था और शहर से कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन वो स्कूल तो जाती थी, लेकिन उसका माइंड वो कहीं और ही चल रहा था। माइंड एकदम डिस्टर्ब भी हो चुका था। जो इन सबकी छोटी बहन गीती थी वो भी कुछ ज्यादा खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसे भी हिजाब पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा गीती को अपने माँ बाप की सख्ताई भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। गीती एक मॉडर्न और फैशनेबल विचारधारा वाली लड़की थी। गीती एक बार फैशन डिजाइनिंग वाला सामान चुराते हुए पकड़ी जाती है, और वो भी किसी छोटी मोटी दुकान में नहीं बल्कि एक मॉल में। और जब गीती को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया तब गीती ने कहा कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे बाल विभाग घर भेज दो, लेकिन कैसे भी करके बस मुझे मेरे घर मत भेजो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सख्ताई है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह थी कि माँ बाप और भाई ने यहाँ पर तीनों बहनों की आजादी एकदम छीन रखी थी। तीनों ही बहनों का रोक टोक की वजह से ये परेशान थी और इनका अब दम घर में ही घुटने लगा था। ये सब चल ही रहा था। एक दिन जैनब का 19th बर्थडे आया और बर्थडे वाले दिन ही जैनब के घर वाले जैनब को स्कूल में जाने की इजाजत दे देते हैं। जैनब अब यहाँ पर दोबारा स्कूल जाने लगी थी, लेकिन वही बात, अमर भी स्कूल में ही था और जैनब भी अब अमर से दोबारा मिलने जुलने लगी थी। अब घर की बात करें तो घर का माहौल एक बार फिर से खराब हुआ। वो क्यों? क्योंकि जो घर के छोटे भाई बहन थे उन सभी को हामिद ने बहुत ही मारा किस लिए? क्योंकि भाई वो एक दिन रात को थोड़ा सा लेट हो गए थे घर पहुंचने में। भाई बहनों को पिटता देख अब जैनब को यहाँ पर यही लग रहा था कि मेरा घर में रुकना अब बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अब जैनब भी 18 साल की तो हो ही चुकी थी और वो घर भी बड़े ही आराम से छोड़ सकती थी। इसी के चलते जैनब एक बड़ा फैसला लेती है और उसका फैसला यही था घर छोड़ने का। जैनब घर छोड़कर भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड अमर के साथ। जैनब के घर वाले पुलिस स्टेशन जाकर जैनब के लिए रिपोर्ट लिखवाते हैं, और वो भी अमर के खिलाफ, जो कि जैनब का बॉयफ्रेंड था। जैनब के घर वालों ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे अमर ने हमारी लड़की को किडनैप कर लिया है। और जब पुलिस वालों ने जैनब का नंबर मिलाया तो नंबर भी बड़ी आसानी से मिल गया। और जब पुलिस वालों की जैनब से बात हुई कि भाई क्या ये सच है कि तुम्हारे परिवार वाले अमर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा किडनैप हुआ है, तो जैनब ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना घर खुद छोड़कर भागी हूँ और मैं 18 साल की भी हूँ, तो इसीलिए मेरा फैसला एकदम ठीक है। जिसकी वजह से इस किडनैपिंग की बात यहीं पर ही दब जाती है। अब किडनैपिंग का केस तो यहाँ पर दब चुका था, लेकिन जैनब के माँ बाप जैनब के जाने पर बहुत ही उदास रहने लगते हैं। और एक दिन जैनब की माँ टूबा जैनब को फोन करके कहती है कि भाई तुम वापस आ जाओ, जैसे भी तुम कहोगी हम वैसे ही करेंगे। हमें हमारी गलतियों का पूरा पश्चाताप है, हमें अब लगने लगा है कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया। जैनब की माँ टूबा जैनब से बहुत ही मिन्नतें करती है कि भाई तुम वापस घर आ जाओ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी अमर से हो तो मैं तुम्हारी शादी सारे रीति रिवाजों के साथ अमर के साथ करवा दूंगी।
लेकिन जैनब को अभी भी अब उसकी माँ टूबा के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। जैनब अभी भी अपने घर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड अमर ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप ही तो हैं, अगर वो हमारी शादी करवाने के लिए राजी हो गए हैं तो हमें घर चलना चाहिए। जैनब के बॉयफ्रेंड के कहने पर जैनब अपने घर वापस चली जाती है और जैनब की माँ रोना अपने किए गए वादे पर अमर और जैनब की शादी करवा देती हैं, जबकि इनके पिता उस वक्त दुबई में थे। 18 मई 2009 के दिन जैनब और अमर की शादी हो जाती है और अमर बहुत खुश भी था क्योंकि अब उसकी शादी जैनब के साथ जो हो चुकी थी। और फिर अचानक 24 घंटे बाद जैनब अमर के पास जाती है डाइवोर्स के पेपर्स लेकर। वो तलाक के पेपर्स लेकर अमर के पास जाती है और कहती है मुझे तलाक चाहिए। लेकिन अमर ने बहुत पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे तुमसे अब डाइवोर्स चाहिए ही चाहिए। जैनब ने साथ में ये भी कहा कि मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे बस डाइवोर्स चाहिए। और ये बात आज भी राज ही बनी हुई है कि जैनब ने ऐसा क्यों किया, या उसके परिवार ने उसे डराया धमकाया था, या फिर किसी और बात को लेकर उसे मजबूर किया था ये डाइवोर्स लेने के लिए। कहा तो ये भी जाता है जैनब के पिता मोहम्मद, जैनब की माँ टूबा और उसका भाई हामिद, उन्होंने शादी से पहले जैनब को अपने घर बुलाया था और उसे डराया धमकाया था कैसे भी करके तुम्हें अमर से अलग होना है, और बस यही खेल रचा था। उसकी शादी करवाई और उसे बाद में डाइवोर्स दे दिया गया। बहरहाल आखिर में हुआ यही तलाक। जी हाँ, अब जैनब अपने परिवार के साथ रहने लगी थी और सभी लोग एकदम शॉक्ड थे कि शादी तोड़नी ही थी तो शादी की ही क्यों। एक तरफ इधर जैनब की जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ सहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज भी मेल मिलाप कर रही थी। सहर को तो यही लग रहा था कि किसी को पता नहीं है हमारे बारे में, लेकिन जैनब का बड़ा भाई हामिद उस पर नजर रखे हुए था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के बीच रिश्ता चल रहा है। यहाँ तक कि हामिद ने सहर के मोबाइल फोन से इन दोनों की फोटोज भी चुरा ली थी। 1 जून 2009 के दिन हामिद दुबई पहुंचता है अपने पिता के पास। जब अपने पिता के पास हामिद पहुंचा, उसने सबसे पहले अपनी बहन की उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज ही दिखाई। ये फोटोज देखते ही मोहम्मद का तो एकदम पारा हाई हो चुका था, वो एकदम आग बबूला हो चुका था। जैनब के बारे में जानकर तो उसका पिता पहले से ही खफा था। सहर की फोटोज देखकर वो आग बबूला तो वैसे ही अब हो चुका था, और गीती के बारे में जानकर वो एकदम अब टूट चुका था। अब इन दोनों के माइंड में एक साजिश पनपने लगी। अब ये दोनों यही सोच रहे थे कि भाई अब इन तीनों के जीने का कोई भी हक नहीं है। इन दोनों ने ये तय किया कि भाई हम इन तीनों लड़कियों और पहली पत्नी को ऐसे मारेंगे कि किसी को पता ही ना लगे कि हमने मारा है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट ही होगा। मोहम्मद ने अपनी पहली पत्नी रूना को क्यों मारने का सोचा, क्यों तय किया, ये आज तक भी किसी के सामने नहीं आ पाया है। पर शायद या तो फिर ये अब रूना से चिढ़ने लगे थे, या फिर रूना इनके ऊपर अब बोझ बनने लगी थी। 13 जून 2009 के दिन बाप और बेटे मोहम्मद और हामिद अब वापस कनाडा पहुंच आते हैं। जैनब बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि वो अपने पिता से जब मिलेगी तो उनसे माफी कैसे मांगेगी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट अपने पिता को लेने के लिए पहुंची तब उसने सबसे पहले अपने पिता से ही माफी मांगी। लेकिन इस बार जैनब का डर गलत साबित हुआ। वो क्यों? क्योंकि मोहम्मद तो एकदम खुश नजर आ रहा था। उसके पिता का व्यवहार जब दुबई से वो वापस आया तो एकदम चेंज हो चुका था। मोहम्मद पहले से बहुत अच्छा बर्ताव अब करने लगा था और जैनब को उसने माफ भी कर दिया था। और सिर्फ जैनब से ही नहीं बल्कि सभी बच्चों से वो प्यार से बात करने लगे। परिवार का हर एक सदस्य है मोहम्मद के इस बदले व्यवहार को देखकर सभी खुश थे, लेकिन परिवार के कुछ लोगों के लिए ये खतरनाक भी था। इनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता था कि ये जो मोहम्मद का व्यवहार बदला हुआ है ये कोई रियलिटी नहीं बल्कि इसके पीछे भी एक साजिश है कि इन परिवार में से कुछ लोगों की तो कुछ दिनों बाद मौत होने वाली है। इस खुशी के लिए मोहम्मद अपने परिवार को 4 दिन के लिए बाहर घुमाने के लिए कहता है। यह हामिद और मोहम्मद की साजिश का पहला कदम था। इधर मोहम्मद सभी बच्चों को तैयार करता है बाहर घूमने ले जाने के लिए, और इधर मोहम्मद हामिद को कहता है तुम एक नई गाड़ी लेकर आओ, हम नई गाड़ी में चलेंगे। और इधर हामिद लैपटॉप पर बैठकर कनाडा की सभी नदियों को छान मारता है ताकि जो भी इन्होंने प्लानिंग की है उसे वो अंजाम तक पहुंचा सके। अब इस परिवार में जो बच्चे थे वो सभी बहुत खुश थे क्योंकि ये जो नायग्रा फॉल्स कनाडा में स्थित है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया जगह है, क्योंकि सभी लोग नायग्रा फॉल्स पहली बार जा रहे थे।
सभी एकदम खुश थे। 23 जून 2009 के दिन सभी लोग नायग्रा फॉल्स के लिए निकल जाते हैं। 23 जून 2009 के दिन सभी लोग बहुत खुश थे और इसी दिन वो 2 गाड़ियों में नायग्रा फॉल्स के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पूरा परिवार टूबा के भाई के घर भी रुकता है। 23 जून को ही वो टूबा के भाई के घर रुके, कुछ खाया पिया और उसी दिन वो वापस निकल गए। रास्ता लंबा था, इसीलिए ये रास्ते में रुकते रुकाते 2 दिन के अंदर नायग्रा फॉल्स पहुंच गए, यानी कि 25 जून 2009 के दिन। 25 जून जब ये नायग्रा फॉल्स पहुंचे तब इन्होंने एक होटल लिया और होटल में थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद ये नायग्रा फॉल्स पर गए। पूरा परिवार 3 दिन मौज मस्ती करता है, यानी कि 25 जून से 28 जून तक। 29 जून 2009 के दिन ये पूरा परिवार होटल से चेकआउट करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। 29 जून 2009 के दिन जब ये घर जा रहे थे, करीबन रात के 8 बजे हाईवे पर ये चल रहे थे और एक गाड़ी में ज़ैनब, सहर, गीती और रूना ये बैठे हुए थे और इस गाड़ी को मोहम्मद चला रहा था और दूसरी गाड़ी में हामिद अपनी माँ और बाकी भाई बहनों के साथ था। 29 जून की देर रात मोहम्मद अपनी गाड़ी को एक किंगस्टन नाम के शहर में अपनी गाड़ी को किसी पार्किंग में खड़ी कर देता है। वो ज़ैनब को ये बोलता है कि मैं शहर में किसी होटल को देखकर आया, तब तक तुम गाड़ी में ही वेट करो। लेकिन मोहम्मद ने क्या किया, मोहम्मद हामिद के पास गया और हामिद और मोहम्मद इन दोनों ने एक होटल लिया, उसमें चेक इन किया और जो दूसरे भाई बहन थे उनको उस रूम में सुला दिया। मोहम्मद वापस उसी पार्किंग में पहुंचता है जहां पर उसकी 3 बेटियां और 2 पत्नियां उसका वेट कर रही थी। मोहम्मद हामिद वाली गाड़ी से उतरा और अपनी पत्नी टूबा को उस गाड़ी के बजाय हामिद की गाड़ी में बिठाने के लिए बोलता है। इस गाड़ी से टूबा के उतरने के बाद अब इस गाड़ी में ज़ैनब, सहर, गीती और रूना ही बचे थे। कुछ ही देर में मोहम्मद इन चारों को बेहोश कर देता है और किंगस्टन के पास ही वाली नदी में अपनी गाड़ी को उस नदी में फेंक देता है। इन चारों महिलाओं को मोहम्मद ने किस तरह बेहोश किया यह जानकारी आज तक सामने नहीं आई, लेकिन किसी का कहना है कि इसने इन चारों के सिर पर मारकर इनको बेहोश किया था और कभी ये कहा गया कि इन चारों को कुछ खिलाकर बेहोश किया गया था, लेकिन असलियत अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ज़ैनब की गाड़ी को धक्का देने के बाद मोहम्मद, हामिद और टूबा ये तीनों अपने बच्चों के पास उसी होटल में चले गए। जाकर वो आराम से सो गए, लेकिन अगले ही दिन पुलिस वालों को ज़ैनब, सहर, गीती और रूना की उसी गाड़ी में लाश मिलती है। पुलिस ये पता लगाने की बहुत कोशिश करती है कि ये लाशें आखिर है किनकी। इससे पहले पुलिस कुछ भी पता लगा पाती, मोहम्मद पहले से ही पुलिस स्टेशन में अपनी तीनों बेटियों की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा चुका था। अब जो मोहम्मद ने रिपोर्ट लिखवाई थी उससे तो पुलिस वालों को पता चल ही चुका था कि ये शाफिया परिवार की ही फैमिली है। अपना झूठा चेहरा दिखाने लगा, मतलब कि मोहम्मद, उसकी पत्नी और उसका बेटा हामिद ये तीनों पुलिस वालों के आगे इतना रोने लगे, एहसास करवाने लगे कि इन्हें सच में दुख है कि इसके परिवार वालों की मौत हो चुकी है। पुलिस देर रात तक इस परिवार से पूछताछ करती है क्योंकि पुलिस वालों को इनके बोलने का या बताने का तरीका था उन पर शक हो चुका था कि इन मर्डर्स के पीछे इसके परिवार का भी कुछ ना कुछ तो लेन देन जरूर है। लेकिन बिना किसी सबूत के वो इन तीनों को रोक नहीं सकते थे और इन्हें वापस घर भेज दिया गया। मोहम्मद, हामिद और टूबा बाकी के बच्चों को उस होटल से लेकर घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पुलिस बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाकर जांच अभी भी इनकी शुरू ही रहती है। कुछ ही दिनों की तहकीकात में पुलिस को सब कुछ पता चल चुका था कि ये सब किसने किया है, जैसे कि हामिद का अपने लैपटॉप में नायग्रा फॉल्स के अलावा कई सारे झरने, झील्स को देखना, दूसरा गाड़ी को टक्कर मारकर उसे धक्का देकर नदी में फेंकना क्योंकि गाड़ी की लाइट्स भी टूटी हुई थी, मोहम्मद और उसके परिवार की टेलीफोन पर रिकॉर्ड की हुई बातें और इसके अलावा काफी सारे पुलिस वाले सबूत इकट्ठा कर चुके थे। इसीलिए पुलिस मोहम्मद, उसकी पत्नी टूबा और उसका बेटा हामिद इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और जो बचे हुए बच्चे थे, जो हामिद के बाकी 3 भाई बहन और थे, इन्हें बाल संस्था में भेज दिया जाता है। एंड में इन तीनों को 25 साल की सजा सुनाई गई और तब से लेकर अब तक भी ये जेल में ही हैं। हैरानी की बात तो यहाँ पर यह थी कि जब इन तीनों की गिरफ्तारी की गई, टूबा और हामिद बिल्कुल भी अपने पश्चाताप में नहीं थे कि इन्होंने कुछ गलत भी किया है, लेकिन इन दोनों का तो यही मानना था कि इन्होंने जो भी किया अपने परिवार के लिए एकदम सही किया। लेकिन दुख की बात तो ये है कि बाल संस्थाएं शहर की खुदकुशी के टाइम पर बच्चों से अच्छे से बात करती, पूछताछ करती तो शायद ये कभी होता ही नहीं। सच उसी टाइम में इन तीनों का सामने आ जाता। ये 4 जाने बड़े ही आसानी से उस टाइम बच सकती थी, लेकिन अब सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इन चारों की किस्मत ही अच्छी नहीं थी, इनका टाइम इतना ही लिखा था। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या इसके
इसके परिवार ने इन चारों के साथ सही किया। बॉयफ्रेंड हर किसी का होता है, प्यार हर कोई करता है, लेकिन इतनी बंदिशें भी कोई अपने बच्चों पर कैसे लगा सकता है। और यहाँ अगर हम रूना की बात करें तो इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, तो आखिर इसे क्यों मार डाला? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नाइट फाइल्स पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। पिछली वीडियो का शाउट आउट किड ऑरेंज को। कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।